मैं अपने लेक्चर का आगाज कर सकूं। जी, यहाँ से मैंने हैदर आपको और क्या कहते हैं यूसुफ आपको, आप दोनों को लेक्चर को रिकॉर्ड करने की ऑप्शन दे दी है। ठीक है, तो आप लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहरहाल प्लीज़ बताइए, आज जब हमारा दिन का लेक्चर हो रहा था तो उसमें एक सेकंड रुकिए ज़रा, मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर दूं। हाँ जी, दिन के जब लेक्चर में हमने ये एनर्जेटिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया तो बेटा आपको याद होगा कि हम कुछ टर्म्स पढ़ रहे थे। हमने आपको कुछ टर्म्स पढ़ाने की कोशिश की है। कौन कौन सी टर्म्स मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है, मैं ज़रा उनको एक क्विक रिव्यू करना चाहूँगा। नंबर 1, सबसे पहले डेल्टा एच ऑफ आर। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस डेल्टा एच ऑफ आर? हाँ जी, प्लीज ज़रा सबके सब इसका नाम लिखते रहें। डेल्टा एच ऑफ आर का बस नाम लिख दें। स्टैंडर्ड, जी बच्चों पूरा नाम लिखें इसका। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। ये जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन है, ये जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन है बच्चों, ये एक जनरल टर्म है कि स्पेसिफिक टर्म? सर कोई भी रिएक्शन अगर बैलेंस हुआ लिखा हो तो उसमें जितनी एनर्जी रिलीज हो रही होगी स्टैंडर्ड कंडीशंस के दौरान, उसको हम डेल्टा एच ऑफ आर कहेंगे। उसको हम डेल्टा एच ऑफ आर कहेंगे। यहां तक किसी को परेशानी है क्या? नहीं ना? ओके। उसके बाद देयर वाज दिस डेल्टा एच ऑफ एफ। व्हाट इज डेल्टा एच ऑफ एफ? हाँ जी, व्हाट इज डेल्टा एच ऑफ एफ? स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, यानी जिसमें 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड from its constituent elements under standard conditions of temperature, pressure and वगैरह वगैरह. Then there was this delta H of C. Then there is this delta H of C. Can you please tell me what is this delta H of C? What is this delta H of C? Standard enthalpy change of combustion when 1 mole of a compound, when what happens when 1 mole of a compound, when 1 mole of an organic substance, बल्कि 1 mole of any substance is burnt in excess supply of oxygen under standard conditions of temperature and pressure. ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? डेल्टा एच एन. व्हाट वाज दैट? हाँ जी, so it was delta Hn, standard enthalpy change of neutralization when 1 mole of क्या 1 mole of water is formed from the reaction between an acid and an alkali under standard conditions of temperature and pressure, and concentration B. फिर हमने पढ़ा डेल्टा H of solution, डेल्टा H of S, ये क्या था? So enthalpy change when 1 mole of an ionic compound is dissolved in excess supply of water for infinite dilution under standard conditions of temperature and pressure. फिर डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन एक चीज थी, वो क्या था? सर वो प्रॉपर रिएक्शन तो नहीं, वो किसी रिएक्शन का एक आधा स्टेप था कि एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of gaseous ions are dissolved in excess amount of water for infinite dilution under standard conditions of temperature and pressure. इन अल्फाज में क्या किसी को कोई परेशानी है? अब मैं इनको आगे यूज कैसे करूंगा, कहाँ करूंगा, वो बात की बात है। यूज करने से पहले 2-3 टर्म्स अभी भी रह गई हैं, 2-3 टर्म्स अभी भी रह गई हैं। और वो कौन सी 2-3 टर्म्स हैं? 2 सेकंड रुकिए। असल में आई थिंक कोई 15 बच्चे क्लास में एब्सेंट हैं। मैं ज़रा उनको जगाने का बंदोबस्त कर लूँ। डी स्टूडेंट्स,
मुझे हैरानगी होती है कि मैं मैसेज पेरेंट्स के नंबर से भी भेजता हूँ, फिर भी बच्चा कैसे छुट्टी कर पाता है, फिर भी बच्चा कैसे इग्नोर कर देता है क्लास को। क्या वालिदैन उसको जगाते नहीं होंगे क्या? जी बच्चों, क्या आपको पेरेंट्स जगाते नहीं हैं क्या? भाई आपकी क्लास हो रही है, जाओ जाके क्लास अटेंड करो, ये करो वो करो। अच्छा जी। सो ये जो 2-3 निकम्मे हैं, 2 मिनट ज़रा सब्र करो, इनको ज़रा सारों को ज्वाइन करने दो। जी, याहिया साहब आप, शहरियार मंसूर आप, और मारोश बेटा आप लोगों ने अभी इतना लेट क्यों ज्वाइन किया है? मतलब मैं कुछ रोज़ाना ये कहूँगा कि भाई बड़ी स्पेशल क्लास है तो आके अटेंड करो, तो अटेंड करोगे? जी, याया का तो आ गया सर, मेरा नेट नहीं आ रहा था। ओके जी। शहरियार बेटा आपका क्या मसला था? मारोश आपने क्यों नहीं क्लास ज्वाइन की? I was at my nana's funeral. Oh, I'm so sorry बेटा, I'm so sorry. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आपके लिए, आप लोगों के घर वालों को सब्र अता करे। आमीन। आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। अच्छा, मारोश पुत्र आपका मैसेज नहीं आया अभी तक। जी, आई वाज नॉट होम। वाओ, ओके हो गया जी, ओके हो गया। पुत्र जी क्लास होती है, क्लास ज्वाइन करना बड़ी ज़रूरी होती है, टाइम से ज्वाइन कर लिया करें। खैर, ओके जी, मेरा काम है, मकसद है मैसेज पहुंचाना, मैसेज मैंने पहुंचा दिया है। अब जो जो पहुंच सकता है वो पहुंचेगा, जो जो समझ सकता है वो समझेगा। जिसने छुट्टी मारनी है तो अब यहाँ से आगे कसूर उसका है। मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग गवाह रहेंगे कि मैं अपना काम पूरा करूँगा, ठीक है? आप में से जिसने इस काम को 100% अटेंड किया, 100% इंटरेस्ट के साथ 100% अपनी एनर्जी भी दी, तो उसका तो रिज़ल्ट 100% आएगा। जिसने इन ऑनलाइन क्लासेस का को शुगल की तरह लिया, या कभी लिया कभी नहीं लिया, वो उसने, आज हम सुबह एक आयत पढ़ा था ना, उनको लगता है कि वो ईमान वालों को और अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं। दर हकीकत वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, बल्कि उनको इसका शऊर नहीं है। तो अगर कोई मेरी क्लासेस को लाइट ले रहा है और वो उसको लगता है कि यार वो स्किप करके वो मुझे धोखा देगा, तो मुझे तो वो धोखा नहीं दे रहा, खुद को धोखा दे रहा है, खुद को नुकसान दे रहा है। मेरा तो कोई नुकसान नहीं कर रहा वो, अपना नुकसान कर रहे हैं। क्लासेस ली जा रही हैं, भरपूर तरीके से ली जा रही हैं, सुबह दोपहर ली जा रही हैं, तो हर किसी का काम बनता है, हर किसी का काम बनता है कि प्रॉपर्ली एंगेज होया जाए, प्रॉपर्ली एंगेज होया जाए क्लासेस के अंदर। जिस जिस गहराई से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से समझाने की कोशिश की जा रही है, उसको समझने की कोशिश की जाए। चलो, आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, एक-एक करके आ रहे हैं निकम्मे, निकम्मे लेट-लेट आ रहे हैं। जी। अच्छा जी, सो अभी-अभी हमें, मुझे लगता है ज़रक खान आपने जॉइन किया है। आप भी ज़रा एक स्टेटमेंट देंगे कि आपने क्यों हमें लेट जॉइन किया है, ठीक है? आपके बाद एक बचा है ताहा हुसैन। ताहा हुसैन आपने भी अभी-अभी हमें जॉइन किया है। प्लीज़ ज़रा आप भी स्टेटमेंट दीजिए कि आपने क्यों लेट जॉइन किया है। मसला तो होगा कोई ना कोई कहेगा सर मैं घर में नहीं था, कोई कहेगा सर मैं इधर नहीं था। लो जी ज़रक साहब, ये भी कोई रीज़न है यार, ये भी कोई रीज़न है। अच्छा चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। जी, ओके, बातें खत्म जी। क्या पढ़ा रहा हूँ? जो दिन के लेक्चर में टर्म्स पढ़ाई थी, उम्मीद करता हूँ वो सब आपको आती होंगी। 2 टर्म्स हमारे पास और रह गई, 2 टर्म्स हमारे पास और रह गई। कौन-कौन सी? स्टैंडर्ड बॉन्ड। अगर आप में से, वैसे आप मुझे बताएगा किस-किस ने दिन का लेक्चर नहीं लिया? किस-किस ने इफ्तारी से पहले वाला लेक्चर नहीं लिया? जी बच्चों, आप में से किस-किस ने इफ्तारी से पहले वाला लेक्चर नहीं लिया हुआ? मैं बस कहना ये चाहता हूँ कि अगर नहीं भी लिया, तो भी मैं यहाँ से उसको कवर करा दूँगा, डोंट वरी, ठीक है? आई कुड नॉट अटेंड, नो इश्यू शहरियार। आप यहाँ से इसको समझना स्टार्ट करोगे, इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर समझ आ जाएगा, ठीक है? ओके, सुनो जी, हमने अभी भी यूँ समझो कि मैंने अल्टीमेटली अभी भी आपको पता है क्या पढ़ाना? डेल्टा एच आर ही हमारा मकसद है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकालना ही हमारा मकसद है। और हम इसको निकालेंगे कैसे? इसको निकालने के लिए मैंने आपको 4-5 फार्मूले कल के लेक्चर में लिखवाए थे। मैं आज इंशाल्लाह उसी मुकाम तक पहुंचाऊंगा खुद को, ठीक है? उसके लिए सबसे पहला जो आपके पास फार्मूला होगा वो था एच इन माइनस एच आउट, है जी? सम ऑफ दी, साथ बेटा बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो जो अनाउंसमेंट है उसी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है? बाकी बात मैं बाद में करता हूँ, प्लीज़ पढ़ाने दीजिए, प्लीज़ पढ़ाने दीजिए।
स्टैंडर्ड बॉन्ड एनर्जी की मैं बात आज करना चाहता हूँ, जो आपका सबसे पहला मेथड होगा सम ऑफ द, बल्कि एक सेकेंड, एच इन माइनस एच आउट, ये भी नहीं लिखता यार, सीधा सीधा टर्म्स पूरी करो फिर सीधा सीधा जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है जी। आई नो बेटा, इस वक्त क्लास का टाइम चल रहा है ना, मैं आपके क्या क्या बात अटेंड करूँ? सर विल ओनली टेस्ट बी इन अकेडमी और विल ऑल क्लासेस बी इन अकेडमी। अभी तो फिलहाल 19 तारीख को आपका टेस्ट है, ठीक है। अब वो क्लासेस 7 के 7 दिन अकेडमी में होंगी, ये तो अब 19 को ही फैसला होगा ना। ये तो 18 तारीख को जब गवर्नमेंट का फैसला आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे। अभी तो मैंने ये डिसाइड किया है कि 19 को जो आपका टेस्ट है वो अकेडमी में होए। अगर गवर्नमेंट में इजाजत दी तो हम ऑफकोर्स आपकी बाकी क्लासेस भी वहाँ लेने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है पुत्र। अभी नहीं पता, मुझे कंफर्म नहीं है, जैसे कुछ चीज कंफर्म होती है आपको मालूम है, आप लोगों को मैसेज कर देता होता हूँ। गवर्नमेंट हैज सेड ओनली थर्सडे एंड मंडे, तो बस ठीक है, फिर 18th को हम बस इंतजार करें कि 18th को क्या कहते हैं। टुडे ही ट्वीटेड, ओके, जरा मुझे इसकी ये ट्वीट भेज देना, जरा मुझे ट्वीट भेज देना। आई एम वेटिंग कि वो 18 को उनकी क्या अनाउंसमेंट आती है, ठीक है। 18 की अनाउंसमेंट के हिसाब से अपना अपना फैसला कैरी करेंगे। 19 को मैंने फैसला कैरी किया हुआ है कि मैं 19 को अकेडमी खोलूंगा और आप सब लोगों का एक फुल फ्लेज इम्तिहान होगा, एक फुल फ्लेज इम्तिहान होगा। जिस जिस सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म हुआ है उस सब्जेक्ट का आपका सुबह से लेकर शाम तक या शाम से लेकर सुबह तक या सहरी से लेकर अफ्तारी तक या अफ्तारी से लेकर सहरी तक आपका एक टेस्ट नुमा कोई सिचुएशन होगी, ठीक है। देखेंगे क्या होगा, देखेंगे। मैं 18 को आपको बता दूंगा जब मैं इंशाल्लाह यहाँ पे 18 को सिलेबस खत्म करूंगा, ठीक है। तो मैं 19 की सिचुएशन, अभी फिलहाल सिचुएशन ऑन ही है, टेस्ट है आपका, ठीक है। ओके जी, सुनो, अच्छा बातें प्लीज बंद करेंगे अभी हम। आज की जो टर्म है, आज की जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है? स्टैंडर्ड बॉन्ड एनर्जी। स्टैंडर्ड बॉन्ड एनर्जी अभी की जो टर्म है, स्टैंडर्ड बॉन्ड एनर्जी। अब इसके साथ होता क्या है? स्टैंडर्ड बॉन्ड एनर्जी के साथ क्या सिंबल है जी? इसका डेल्टा एच का सिंबल नहीं होता, डेल्टा एच का सिंबल नहीं होता, सिंबल सिंपल ई का सिंबल होता है। ई, ऊपर थीटा भी ना लिखा हो तो गुजारा चलता है। सिंपल ई ऑफ क्या? एक्स डैश वाई है जी। What is it? It is defined as the amount of energy required to break one mole of a covalent bond in its gaseous state to form gaseous atoms. या फिर the amount of energy released when one mole of a covalent bond is formed, when one mole of a covalent compound नहीं, when one mole of a covalent bond is formed in the gaseous state from its gaseous atoms. बेसिकली अगर आप बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, जब आप बॉन्ड को बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होएगी। ये बात एनर्जी रिक्वायर्ड और एनर्जी रिलीज की बात आपको पता है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ये बात हमने सुबह भी डिस्कस की थी। बस एक मोल ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड नहीं, 1 मोल ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना है, 1 मोल ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। बच्चों याद रखिएगा क्या करना है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इन द गैसियस स्टेट, in its gaseous state to form gaseous atoms, or the amount of energy released when 1 mole of electron, when 1 mole of a covalent bond is formed in the gaseous state from its gaseous atoms. अंग्रेजी से इतना अच्छा समझ आए ना आए, मैं जब इसकी एग्जांपल दूंगा तो आपको आराम सुकून से समझ आ जाएगा। क्या एग्जांपल दे रहा हूं? if you have got H2, if you got a hydrogen molecule, if you got something like H single bond H, and these molecules, there is 1 mole of hydrogen gas. It means there is 1 mole of these single covalent bonds. If you give them energy, what will happen? These bonds would be broken, and if these bonds are broken, hydrogen atoms अलग अलग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, होंगे तो वो भी गैसियस स्टेट में ही, अब एक नहीं, अब वो 2 हो जाएंगे। तो इस रिएक्शन की जो डेल्टा एच आर है, आप उसको क्या कहोगे? बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच सिंगल बॉन्ड एच, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच सिंगल बॉन्ड एच। एंड यू नो व्हाट, इसकी वैल्यूज जो हैं, वैल्यूज आर गिवन इन द डेटा बुकलेट। इसकी वैल्यूज आपको डेटा बुकलेट में गिवन होंगी, इसकी वैल्यूज आपको
डेटा बुकलेट में गिवन होंगी, ठीक है। इस वैल्यूज आर गिवन इन द डेटा बुकलेट। अगर आप चाहते हैं, आप में से किस किस के पास डेटा बुकलेट है? लेट मी फाइंड अ डेटा बुकलेट इधर। Let me search it. दो मिनट रुको। जी अब्दुल रहीम, आपने सही सेंटेंस इस्तेमाल किया है। बच्चों प्लीज बताइए, क्या आपको स्क्रीन पे डेटा बुकलेट नजर आ रही है? क्या आपको स्क्रीन पे डेटा बुकलेट नजर आ रही है? ओके, डेटा बुक, हियर यू गो। डेटा बुकलेट का जो टेबल नंबर 3 है, ये जो टेबल नंबर 3 है, जिसको आप बॉन्ड एनर्जीज कहते हैं, तो जो बॉन्ड एनर्जीज हैं, these are bond energies in diatomic molecules, these are exact values, okay। ये जो पहला कॉलम है, दिस इज होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर मतलब एक जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, H सिंगल बॉन्ड H, इसके 1 मोल ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए, जी अब्दुल रहीम ने भी मुझसे पूछा कि सर आप क्या कहना चाहते हैं, 1 मोल ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड तोड़ना है या 1 मोल ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना है? तो मैंने कहा बेटा 1 मोल ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना है, 1 मोल ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड नहीं तोड़ना, 1 मोल ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना है। जब आप इसका 1 मोल तोड़ेंगे तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बनेंगे। दिस इज ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम का 1 मोल तोड़ेंगे 442 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी चाहिए। एन ट्रिपल बॉन्ड एन तोड़ेंगे 944 चाहिए। ओ डबल बॉन्ड ओ तोड़ेंगे 496 एनर्जी चाहिए। पी ट्रिपल बॉन्ड पी तोड़ेंगे 485 चाहिए। एस डबल बॉन्ड एस तोड़ेंगे 425 चाहिए। एफ सिंगल बॉन्ड एफ तोड़ेंगे 158 चाहिए। सीएल सिंगल बॉन्ड सीएल तोड़ेंगे 242 चाहिए। बी आर सिंगल बॉन्ड बी आर तोड़ेंगे 193 चाहिए। आई सिंगल बॉन्ड आई तोड़ेंगे 151 चाहिए। और मुझे तो लगता है कि मैंने आपको ये वाली हाउ इज ब्रेकिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड ब्रेकिंग अ कोवेलेंट कंपाउंड एनी डिफरेंट ओके समझाता हूँ। मैंने आपको ये वाली वैल्यूज कहीं ना कहीं लिखवाई भी हैं कि जब आप ग्रुप नंबर 7 आपको मैंने पढ़ाया था कि यार आप हैलोजेंस में जब ऊपर से नीचे जाते हो तो बॉन्ड की एटम्स की साइज बड़ा होता है, बॉन्ड की लेंथ बड़ी होती है, तो बॉन्ड की एनर्जी कम होती है। मुझे लगता है मैंने बॉन्ड एनर्जी पहले से पढ़ाया था आपको। यू रिमेंबर बेसिक टर्मिनोलॉजी वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1? बच्चों जरा अपना चैप्टर नंबर 1 याद कीजिए कि आपको मैंने बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन पहले से नहीं पढ़ाई हुई कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जब वो फॉर्म होता है, जब वो फॉर्म होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। कोवेलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। सिमिलरली कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक करना पड़ता है तो एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। इस वक्त बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है। एक बच्चे ने कहा सर बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड अ कोवेलेंट कंपाउंड कैसे डिफरेंट है? बेटा कंपाउंड तोड़ना है, कंपाउंड में तो ढेर सारे बॉन्ड्स हो सकते हैं। खदीजा बेटा एक कंपाउंड में जरूरी तो नहीं क्योंकि एक स्पेसिफिक बॉन्ड हो, मैं तो किसी स्पेसिफिक बॉन्ड को तोड़ने की बात कर रहा हूं। इफ ऐसे आपके पास ये वैल्यू ऑफ 436 ये किसकी है? ये एच सिंगल बॉन्ड एच तोड़ने की है। अगर आपने पानी तोड़ना है तो पानी में तो एच सिंगल बॉन्ड एच भी होगा, पानी में तो ओ सिंगल बॉन्ड एच भी होगा, पानी में तो बहुत सारे बॉन्ड्स होंगे। फिर जी खदीजा बेटा आपको बात समझ आ रही है कि हम क्या कह रहे हैं? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड नहीं, 1 मोल ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब वो बॉन्ड जो है वो एलिमेंट में है या वो कंपाउंड में है, वो तो आप डिपेंड करता है। बेटा 2 मिनट रुकिए, अफान आपके सवाल पे जाता हूं, अफान आपके सवाल पे जाता हूं। अफान कहते हैं पहले जरा एक बात को समझ तो लीजिए कि हम क्या, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। व्हेन 1 मोल ऑफ अ स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड in its gaseous state is broken down to form gaseous atoms, या 1 mole of a covalent bond, a specific bond is formed
in the gaseous state from its gaseous atoms. ठीक है, हाँ ये बात बड़ी क्लियर है, जितनी एनर्जी बॉन्ड तोड़ने के लिए किसी एक स्पेसिफिक बॉन्ड को, मिसाल के तौर पर H सिंगल बॉन्ड H जो है, H सिंगल बॉन्ड H जो है, इसको जरा गौर से सुनिएगा, इसको जब आपने तोड़ना है तो 436 की एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन जब आपने H दो हाइड्रोजन एटम्स को जोड़कर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाना है तो क्या होगा, इतनी ही एनर्जी रिलीज होगी, 436 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होगी, 436 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होगी। जी तो अफान आप सही कह रहे हो, जितनी बॉन्ड तोड़ते वक्त एनर्जी देनी है उतनी ही बॉन्ड बनाते वक्त एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ही बॉन्ड बनाते वक्त एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ठीक है जी। सो बॉन्ड एनर्जी का आई होप आपको मतलब समझ आ गया होगा। कंपाउंड में क्यों काटना चाह रहा हूं, क्योंकि एक कंपाउंड में काफी सारे बॉन्ड्स हो सकते हैं, एक कंपाउंड में काफी सारे बॉन्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन के बॉन्ड एनर्जी लिखी हुई है, नाइट्रोजन के एक ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी लिखी हुई है, या जब नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, यू मस्ट नो कि नाइट्रोजन के बीच में n ट्रिपल बॉन्ड n होता है, नाइट्रोजन के बीच में n ट्रिपल बॉन्ड n होता है, इसके मॉलिक्यूल को जब आप तोड़ते हैं तो इट मींस व्हाट आर यू ब्रेकिंग, यू आर ब्रेकिंग अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम्स एंड यू आर मेकिंग दिस, एंड इसके ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी है +944, बड़ी ज्यादा एनर्जी इसको तोड़ने के लिए। हाँ, जब यही फॉर्म होगा तो -94 होगी, -944 होगी। अच्छा, अब जो असल जो मैं बात बताना चाहता हूँ, अगर आप डेफिनेशन पे गौर करें तो लिखा है इन द गैशियस स्टेट, इन द गैशियस स्टेट को जरा फॉलो करो जी। इन द गैशियस स्टेट की जब बात करोगे, अगर आप ब्रोमीन लिक्विड की बात करते हो, ब्रोमीन लिक्विड को जब आप ब्रोमीन गैस बनाओगे, अगर आप ब्रोमीन लिक्विड को ब्रोमीन गैस बनाने की बात करते हो, तो यू नो व्हाट शुड हैपन, व्हाट इज हैपनिंग, जब आप ब्रोमीन लिक्विड, अगर आपके पास कोई एलिमेंट अगर लिक्विड स्टेट में, तो पहले तो आप उसको क्या करोगे, पहले तो आप हीट कैपेसिटी देकर उसका टेम्परेचर राइज करके कहां तक, उसको बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाओगे। फिर क्या करोगे, फिर आप उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देकर, आई थिंक ये आपने ओ लेवल्स में कहीं फिजिक्स में पढ़ा होगा कि टेम्परेचर राइज करने को हीट कैपेसिटी कहते हैं, फिर स्टेट चेंज करने को वेपराइजेशन लेट LV या LF कहते हैं। जब ब्रोमीन गैस बन जाएगी, मैं बस आपसे बात करना चाहता हूं कि बेटा जब ब्रोमीन गैस बन जाएगी, अब जो इसको आप एनर्जी दोगे, अब जो एनर्जी दोगे उसको क्या कहोगे, अब एनर्जी जो मिलेगी वो बॉन्ड तोड़ने के लिए मिलेगी। इस वक्त एनर्जी जो मिल रही थी ये वाली, ये कौन सी एनर्जी है, इस स्टेप में जो एनर्जी मिल रही थी कौन सी है, इस स्टेप में जो एनर्जी मिल रही थी ये तो बॉन्ड एनर्जी नहीं है, ये तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तोड़े जा रहे हैं, ये तो स्टेट चेंज हो रही है, ये बॉन्ड तो नहीं तोड़े जा रहे, ये तो इंटरमोलिकुलर फोर्स तोड़ी जा रही है। बॉन्ड तो किस स्टेप में तोड़ा जा रहा है सर, बॉन्ड तो इस स्टेप में तोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो जिस स्टेप में बॉन्ड तोड़ा जाता है, जिस स्टेप में बॉन्ड तोड़ा जाता है, उसकी एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। इसलिए यार मुझे एक बात बताओ, आपको पहले पहले चैप्टर में एक लफ्ज याद है, आयनाइजेशन एनर्जी, या भूल गए, क्या होता था, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of unipositive gaseous ions। याद आ रहा है, वहां पे भी गैशियस का जिक्र जरूरी था ना, यहाँ पे भी द बॉन्ड, जिस बॉन्ड को आप तोड़ना चाह रहे हैं, उस मॉलिक्यूल को किस स्टेट में होना चाहिए, दैट मॉलिक्यूल शुड बी इन क्या बोलते हैं, गैशियस स्टेट, बिकॉज लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल को हीट करेंगे। हाँ वो चलो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस तो लिखना ही लिखना है, वो मजबूरी है, वो तो डेफिनेशन की मजबूरी है। ठीक है, इसी तरह अगर आप आयोडीन को देखो आयोडीन तो सॉलिड होता है, पहले वो सबलाइम होता है, जब वो पहले सबलाइम होता है तो आप उसको जो हीट कैपेसिटी देके उसका टेम्परेचर राइज करते हो, फिर आप उसको लेटेंट हीट देके उसको सबलाइम करते हो। ये मैं नहीं पढ़ाना चाहता, मैं तो ये पढ़ाना चाहता हूँ,
मैं तो बस ये पढ़ाना चाहता हूं कि भाई जब क्या हो जाएगा, कोई गैशियस आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हीट करोगे तो क्या होगा, उनको हीट करोगे तो आयोडीन का बॉन्ड टूटेगा और उसके बॉन्ड की एनर्जी जो है 151 होगी। ठीक है। अच्छा, अब जो सबसे आखिरी बात है उसको जरा गौर करना है, जो आखिरी बात है उसको गौर करना है। किस बात को? इस बात को गौर कीजिए कि अगर कार्बन की हम बात करें, कार्बन की अगर हम बात करें तो सर कार्बन तो वो होता है, कार्बन तो सॉलिड होता है डायमंड या ग्रेफाइट की सिचुएशन में है। कार्बन तो सॉलिड होता है डायमंड या ग्रेफाइट की सूरत में, और वो मैक्रोमोलिक्यूल होता है, वो मैक्रोमोलिक्यूल होता है। अगर मैं कार्बन सॉलिड को तोड़ता हूं, अगर मैं एक, मेरा आप लोगों से सवाल है, प्लीज जवाब दीजिए, अगर मैं 1 मोल कार्बन सॉलिड तोड़ता हूं और उसको 1 मोल कार्बन एटम्स बनाता हूं, तो इस स्टेप में क्या हुआ? मैंने कौन से बॉन्ड्स तोड़े? मैंने कौन से बॉन्ड्स तोड़े? डायमंड में, जो कि एक मैक्रोमोलिक्यूल है, डायमंड या ग्रेफाइट की बात कर लें, ठीक है, जो कि एक मैक्रोमोलिक्यूल है जिसके अंदर कोई बॉन्ड्स नहीं है सिवाय कोवलेंट बॉन्ड्स के। इसको जब आप हीट दोगे तो आप यू आर, यस, आप तो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड ही तोड़ रहे हो, आप तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड्स ही तोड़ रहे हो। तो ठीक है जी, हाँ, इस स्टेप में कार्बन सॉलिड होना तो इसको गैस चाहिए था, लेकिन क्या करें, क्या करें, कार्बन मैक्रोमोलिक्यूल है, कार्बन मैक्रोमोलिक्यूल है, उसको जब तोड़ेंगे तो सिर्फ स्ट्रेट अवे कार्बन के कौन से बॉन्ड्स टूटेंगे? सर इस वक्त जितनी भी एनर्जी आप देंगे वो कार्बन कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड्स ही तोड़ेगी। तो चल सकता है ये वाला काम, चल सकता है जी, ये वाला काम चल। हाँ, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क जरूर डाला हुआ है, क्या इसको क्या करेंगे, मैंने आगे किसी एग्जांपल के लिए इसको छोड़ा हुआ है, किसी एग्जांपल के लिए इसको छोड़ा हुआ है। लेकिन यस, मैं काम आसान ही करना चाहता हूँ, आपको सिर्फ इतनी बात समझा दूं कि यार एक स्पेसिफिक बॉन्ड तोड़ना हो ना, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अगर उस स्पेसिफिक बॉन्ड का 1 मोल तोड़ना हो ना, तो उसको डेटा बुकलेट में जो वैल्यू होती है वो बॉन्ड एनर्जी किलो जूल्स पर मोल में होती है। उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है जब 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है व्हेन 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। यहां तक किसी को परेशानी है? एनीवन? ओके, ओके, यहां से आगे चलते हैं। देयर इज दिस टर्म स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। there is this term which is standard enthalpy change of atomization. अब ये आखिरी टर्म है, आखिरी टर्म है, इसके जरा अल्फाज को सुनिएगा। इससे पहले कि मैं इस पे जाऊं, प्लीज बताइए किसी को बॉन्ड एनर्जी से प्रॉब्लम है यार? एक स्पेसिफिक बॉन्ड तोड़ना है, 1 मोल ऑफ अ स्पेसिफिक बॉन्ड तोड़ना है, या 1 मोल ऑफ अ स्पेसिफिक बॉन्ड बनाना है, या एनर्जी रिक्वायर्ड है, या एनर्जी रिलीज होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, एटमाइजेशन जरूर सुनिए, एटमाइजेशन सुनिए। व्हाट इज एटमाइजेशन? 1 मोल ऑफ एटम्स बनाने हैं। एटमाइजेशन मतलब क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैशियस एटम्स। क्या करना है? 1 मोल ऑफ गैशियस एटम्स बनाने हैं। फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, from its elements under standard conditions of temperature, pressure and physical states. जी, what is it? It is the amount of energy required to form 1 mole of gaseous atoms from its element. एलिमेंट को किस स्टेट में होना जरूरी है? एलिमेंट को उसकी स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में होना जरूरी है। तो अगर आप उसको यूज करके 1 मोल ऑफ एटम्स इन द गैशियस स्टेट, बिल्कुल एटम्स अलग अलग कर देते हैं,
जरा सुनिएगा गौर से, जरा सुनिएगा गौर से। आपके पास सोडियम किस सिचुएशन में होता है? सोडियम एक मेटल है, सोडियम एक मेटल है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड होता है। आपको अगर 1 मोल सोडियम एटम्स चाहिए तो कहाँ से मिलेंगे आपको? अगर आपको 1 मोल सोडियम एटम्स चाहिए तो आपको कहाँ से मिलेंगे? आपको सर वो मिलेंगे, 1 मोल सोडियम सॉलिड ले लें, उसके अंदर मौजूद सारे मेटालिक बॉन्ड तोड़ दें। क्या तोड़ दें? सारे मेटालिक बॉन्ड तोड़ दें। तो दिस इज डेल्टा एच ऑफ आर, इट इज इक्वल टू डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, एंड यस इट इज इक्वल टू मेटालिक बॉन्ड्स। इस स्टेप में आपने क्या तोड़ा? कैन यू प्लीज टेल मी, इस स्टेप में आपने क्या तोड़ा? सर इस स्टेप में हमने 1 मोल ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स ही तोड़े हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसकी हाइड्रोजन के डायटोमिक मॉलिक्यूल की, H2 गैस की, अगर मुझे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स चाहिए, 1 मोल ऑफ एटम्स आर रिक्वायर्ड, तो हाइड्रोजन एटम्स कहां से आएंगे? हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, ये तो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल कहां से आएगा? ये नॉन मेटल है, ये कहां से आएगा? प्लीज बताइए सर। ये जो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ये जो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इसका तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, आपको 1 चाहिए, एक बात याद रखना, एक चाहिए हाइड्रोजन का एटम, तो मॉलिक्यूल्स कितने लूं फिर? सर हाफ ले लें। अगर आपको एटम्स 1 मोल ऑफ गैशियस एटम्स आर फॉर्म्ड, क्या करना है? 1 मोल ऑफ गैशियस एटम्स फॉर्म करने हैं फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, तो यहाँ पे एलिमेंट के साथ हाफ लिखना चाहिए ना। ओके जी, इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। और हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि ये वाली वैल्यू बॉन्ड एनर्जी का हाफ है। क्यों? ये जो स्टेप है इस वक्त, for diatomic gaseous molecules, atomization energy is the half of bond energy. Do you get this? इधर जरा बॉन्ड एनर्जी में देखें आप, ये जो रिएक्शन है किसका है? प्लीज बताइए, ये रिएक्शन किस चीज का है बेटा? सर ये रिएक्शन जो है ना बॉन्ड एनर्जी का है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, H सिंगल बॉन्ड H है, गैसियस स्टेट में है, उनको तोड़ रहे हैं, उनको तोड़कर 2 हाइड्रोजन एटम्स आप बना रहे हैं। ओके हो गया। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आपने एक हाइड्रोजन एटम बनाना है, अगर आपने एक हाइड्रोजन एटम बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप इस पूरे रिएक्शन को हाफ कर दें, हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, हाफ H2 गैस will give you 1H in the gaseous state, and this delta HR, it will be equal to bond energy of H single bond H divided by क्या? Divided by 2, डिवाइड बाय 2। जब आप एक बॉन्ड तोड़ते हैं तो 2 एटम्स बनते हैं। जब आप 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड तोड़ते हैं तो प्लीज बताइए कितने एटम्स बनेंगे? व्हेन यू ब्रेक दिस बॉन्ड, व्हेन यू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ स्पेसिफिक बॉन्ड, प्लीज टेल मी how many atoms are formed? How many atoms are formed? 2 moles of atoms are formed. 2 moles of atoms are formed. लेकिन अभी जो मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, डेल्टा एच एटमाइजेशन वाली, उसमें क्या हो रहा है? उसमें क्या हो रहा है सर? उसमें 2 मोल्स तो नहीं है, उसमें तो 1 मोल ऑफ एटम्स आर टू बी फॉर्म्ड। उसमें 1 मोल ऑफ एटम्स आर टू बी फॉर्म्ड। if 1 mole of atom is to be formed, तो आई बिलीव 1 मोल ऑफ एटम फॉर्म करना और यहाँ पे दो मोल्स ऑफ एटम्स फॉर्म हो रहे हैं, एक दूसरे का हाफ या डबल नहीं है क्या? एक दूसरे का हाफ या डबल नहीं है क्या? ये तो बच्चों प्लीज बताइए, एक दूसरे का हाफ या डबल नहीं है क्या? So standard enthalpy change of atomization, what is it? Is the energy required to form 1 mole of gaseous atoms. एक बात बताऊं, मैंने आपको कहा था डेफिनेशन लिख लो, जरा मुझे बताओ आप में से किस किस ने ये अवतार की ब्रेक में डेफिनेशंस लिखी हैं?
जिसने लिखी है सिर्फ उसको याद होंगी, अगर आपने नहीं लिखी तो देख लीजिए, याद रखिए, आपको ये याद नहीं होंगी। अभी जब अगली मेरी ब्रेक होएगी तब तक आप डेफिनेशंस लिखेंगे नहीं। प्लीज बेटा प्लीज याद रखिएगा, आपको इनकी ये बात ना दिमाग में बैठेगी नहीं, बात दिमाग में बैठेगी नहीं। 3 बच्चों ने सिर्फ मैसेज किया सर हमने लिखे। मतलब मैं कहाँ जाऊं यार, कहाँ जाऊं यार, तुम लोग कौन लोग हो यार। हाँ, अब आप वैसे मेरे दिल खुश करने के लिए अब मैसेज आ रहे हैं, सर लिख लिए, सर लिख लिए। हाँ, झूठी झूठी का मैसेज कर दो, सच्ची सच्ची क्या। चलो कैन सेंड अ पिक ऑफ, ओके 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 जनाब, ओके, मैं ट्रस्ट करता हूँ आप। सो देखो डेल्टा एच एफ, 1 mole of a compound is formed from its constituent elements. Delta Hc, 1 mole of a substance is burnt in excess supply of oxygen. Delta Hn, 1 mole of water is formed from the reaction between acid and alkali. Delta H solution, 1 mole of ionic compound is dissolved in excess water. Delta H hydration, 1 mole of gaseous ions are dissolved in excess water. फिर आज bond energy, 1 mole of a specific bond is broken, या 1 mole of a specific bond is formed. फिर delta H atomization, 1 mole of atoms are formed from its constituent element, from its elements, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, from its elements under standard conditions of temperature and pressure. सोडियम के केस में 1 मोल एटम बनाना है, सोडियम सॉलिड से बनेंगे, मेटालिक बॉन्ड्स तोड़े जाएंगे। हाइड्रोजन के केस में 1 मोल एटम्स बनाने हैं, H2 गैस से बनाने पड़ेंगे, हाफ H2 गैस से बनाने पड़ेंगे, इसमें आपको कोवलेंट बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे, लेकिन हाँ वो हाफ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे एंगेज होगी। सिमिलरली ऑक्सीजन का अगर आपको 1 मोल ऑफ एटम 1 मोल एटम्स चाहिए तो आपको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तोड़ना पड़ेगा, उसको तोड़कर उस एटमाइजेशन की वैल्यू बॉन्ड एनर्जी ऑफ OO का हाफ होगी, क्योंकि पूरी बॉन्ड एनर्जी जब हम देते हैं 1 मोल ऑफ स्पेसिफिक बॉन्ड तोड़ते हैं तो 2 मोल्स ऑफ एटम्स बनते हैं, तो 1 मोल ऑफ एटम बनाने के लिए उसका हाफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको फॉस्फोरस के एटम्स चाहिए तो यहाँ एक फड्डा है, यहाँ एक फड्डा है। कौन सा फड्डा सर? फॉस्फोरस का एलिमेंट है किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में है। अगर आपने 1 मोल एटम बनाना है तो पहले आपको फॉस्फोरस को क्या करना पड़ेगा? मेल्ट करना पड़ेगा, सॉलिड है, फिर उसको बॉयल करना पड़ेगा, ठीक है, बीच में कहीं ना कहीं आपको वो MC डेल्टा T भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर जब वो गैस बन जाएगा तो फिर गैस के अंदर, गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड्स होंगे वो भी तोड़ने पड़ेंगे, फिर उन तमाम एनर्जीज को डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। खैर मुझे ये नहीं समझाना, मुझे नहीं समझाना सर। फिर इस तरह सल्फर को 1/8 करना पड़ेगा। एग्जैक्टली यस, एग्जैक्टली यस। तो कहना बस ये चाहता था कि अगर आपके पास ये वाली एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर ब्रोमीन वाली एग्जांपल है, ब्रोमीन लिक्विड से अगर आप 1 मोल ऑफ ब्रोमीन एटम्स इन द गैसियस फॉर्म बनाते हैं तो प्लीज बताइए आपको उसमें क्या करना होगा। ये एक रिएक्शन है सर, इस रिएक्शन को बोलिए डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन। ओके बोल दिया। अब इसमें क्या क्या हो रहा है सर? लिक्विड है, लिक्विड में पहले आपने क्या किया होगा? पहले आपने इसको हीट कैपेसिटी दी होगी, इसका टेम्परेचर राइज करके आपने इसको मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाया होगा, फिर आपने इसको लेटेंट हीट दी होगी। लेटेंट हीट में, यू रिमेंबर लेटेंट हीट, ओ लेवल्स पढ़ा है ना सर? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देंगे, फिर अब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप इसको बॉन्ड एनर्जी देंगे, उससे इसके बॉन्ड्स टूटेंगे। लेकिन हाँ, अब फिर इन सबको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो इस ब्रोमीन के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ाकर उसको मेल्ट, उसको बॉयल कर कर उसके बॉन्ड्स तोड़कर जो एनर्जी आएगी उन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करें, चूंकि 2 मोल ऑफ एटम्स बनेंगे। कुछ बात समझ आ रही है? कुछ बात समझ आ रही है? हाँ जी। अगर मैं आयोडीन की एग्जांपल लेता हूँ, आयोडीन सॉलिड की, आयोडीन सॉलिड से अगर मैं आयोडीन गैस के एटम्स बनाता हूँ, मुझे एक एटम बनाना है, अगर मुझे यहाँ पे एक एटम बनाना है, यहाँ पे मैं हाफ लिखूंगा, इसके जो डेल्टा H ऑफ R होगा, व्हाट इज इट? इट इज डेल्टा H ऑफ एटमाइजेशन ऑफ आयोडीन, जो कि मुझे लगता है पहले आपको आयोडीन को सबलाइम करना पड़ेगा।
पहले आयोडीन की सब्लिमेशन हो गई, आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो गया, जब गैस में कन्वर्ट हो गया फिर जो एनर्जी दोगे वो एनर्जी इसकी बॉन्ड एनर्जी के बराबर होगा। सबको ऐड करो, ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो। किसी को मसला तो हाथ खड़ा करो। कहना मैं ये चाहता हूं कि एटमाइजेशन एनर्जी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू जी। तो भाई यहां तक किसी को परेशानी है? मैं बस कहना आपसे ये चाहता था, कहना बस मैं आपसे ये चाहता हूं कि जनाब 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 ये जो आपका बॉन्ड एनर्जी और एटमाइजेशन एनर्जी है, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का उनका आपस में ताल्लुक है, पर इट इज नॉट ऑलवेज, एटमाइजेशन एनर्जी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी डिवाइड बाय 2। It is only for those diatomic gases, for those diatomic molecules which exist in the gaseous state. Only for those जो उनकी बॉन्ड एनर्जी है उसको हाफ करें तो एटमाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा बेसिक टर्मिनोलॉजीज का काम तो खत्म हो गया, बेसिक टर्मिनोलॉजीज का काम खत्म हो गया। अब क्या करना है, वापस आते हैं अपने एक्चुअल चैप्टर की तरफ। और हमारा ये एक्चुअल चैप्टर क्या था? मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एच आर। There are 5 different methods that depend upon the nature of the data given। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, प्लीज प्लीज क्या कीजिए, इनको एक दफा दोबारा लिखिए। इन फार्मूलों को रटा लगाना बहुत जरूरी है, इन फार्मूलों को रटा लगाना बहुत जरूरी है। ये आपके पास 4 फार्मूले लिखे हैं, ठीक है, प्लीज इन 4 फार्मूलों को जल्दी से लाजमी लिखिए। ठीक है, इनको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे इनके न्यूमेरिकल्स कराना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इनको जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं इनके न्यूमेरिकल्स कराना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलो, हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जी तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये फार्मूले लिख भी चुके होंगे, रट भी चुके होंगे। और अब चलते हैं स्ट्रेट अवे इनके न्यूमेरिकल्स की तरफ, चलते हैं इनके न्यूमेरिकल्स की तरफ। हे जी गो, न्यूमेरिकल नंबर 1। प्लीज बताइए, क्या आप लोगों को मेरी ऑडियो, वीडियो और ये स्क्रीन शेयरिंग परफेक्टली दिख रही है? बच्चों प्लीज एक मैसेज कर दीजिए। मैंने ग्रुप के ऊपर भी आपको मैसेज कर दिया है कि क्लास रिज्यूम हो चुकी है। उम्मीद है वहां से भी आपको इंटीमेशन हो चुकी होगी। जी ठीक हो गया। 5 हमारे पास फॉर्मूले हैं, 5 हमारे पास न्यूमेरिकल हैं। इस वक्त करने को 5 न्यूमेरिकल्स कराना मेरा टारगेट है। 5 न्यूमेरिकल्स के थ्रू मैं इस एक 5 फार्मूलों को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला अगर मैं फार्मूला देखूं तो लिखा हुआ है एच इन माइनस एच आउट। क्या लिखा हुआ है भाई? H in minus H out. H in minus H out. What is this H in minus H out? H in basically है sum of the bond energies of the reactants. H out क्या है? Sum of the bond energies of the products. H in क्या होता है? Energy required to break the bonds. तो उनमें reactants की bond energies involved होंगी। H out क्या होता है? Energy released when bonds are formed। तो उसमें प्रोडक्ट्स के बॉन्ड एनर्जीज इन्वॉल्व होंगे। तो देखते हैं जनाब, देखते हैं जनाब। और ये वाला सवाल तब सॉल्व होगा जब सवाल वाला कहेगा कि डेटा बुकलेट यूज करें या बॉन्ड एनर्जी का डेटा यूज करें। मिसाल के तौर पर सवाल है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंजेस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस गिवन द फॉलोइंग डेटा। सबसे पहला सवाल है, कंबस्शन ऑफ मीथेन की बात हो रही है यूजिंग डेटा बुकलेट। डेटा बुकलेट में आपको bond energy की values are given. You know there is this methane
मीथेन में देयर इज दिस O2, देयर इज दिस मीथेन, मीथेन में ऑक्सीजन है, मीथेन में ऑक्सीजन नहीं, मीथेन का ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है। इसकी बैलेंसिंग सारी आपके सामने है। मुझे इस वक्त इसकी स्टेट से कोई खास दिलचस्पी नहीं है। हाँ, दिलचस्पी है तो इस बात से कि कहता है यार इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालो, तो मैं ये देखना चाहूंगा कि कौन कौन से बॉन्ड्स तोड़ने हैं और कौन कौन से बॉन्ड्स बनाने हैं। ठीक है, अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा मीथेन का स्ट्रक्चर होता है C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ऑक्सीजन का होता है O डबल बॉन्ड O और उसके दो मॉलिक्यूल हैं। बैलेंसिंग हुई भी, आपको रिएक्शन भी पता है, आपको कंबशन का मतलब भी पता है, रिएक्शन का मतलब भी पता है, बैलेंसिंग का मतलब भी पता है। मैं इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा। मैंने स्ट्रेट अवे जाना है इस बात पर कि ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है इसका इसके ना इसके स्ट्रक्चर्स को डिस्प्ले करें ताकि आपको पता चले कौन कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कौन कौन सा बॉन्ड बनेगा। हाँ जी। मीथेन का C सिंगल बॉन्ड H बनेंगे, ऑक्सीजन का मीथेन में C सिंगल बॉन्ड H ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन का O डबल बॉन्ड O ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जहां तक बॉन्ड बनने वाली बात है तो प्रोडक्ट्स पे CO2 कार्बन का इधर एक डाइऑक्साइड, इधर डबल बॉन्ड O है, इधर डबल बॉन्ड O है। वाटर में ऑक्सीजन के साथ इधर एक H लगा हुआ है, इधर एक H लगा हुआ है। तो आई होप अगर आप किसी भी रिएक्टेंट्स को या किसी भी प्रोडक्ट्स को उनके स्ट्रक्चर्स देखें तो आपको ये पता चल सकता है कि कौन से बॉन्ड्स तोड़े जाएंगे और कौन से बॉन्ड्स बनाए जाएंगे। जी तो बच्चों बताइए कि अगर मैं रिएक्शन का स्ट्रक्चर, हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट और हर सब्सटेंस का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, उसका डिस्प्लेड फॉर्मूला ड्रॉ कर दूं, तो क्या मुझे पता नहीं चल जाएगा कि कौन कौन सा बॉन्ड तोड़ना है और कौन कौन सा बॉन्ड बनाना है? ओके, अब देखो इसका डेल्टा H कैलकुलेट करने के लिए H in माइनस H आउट है या सम ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, सम ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, there is this H in, then there is this H out. H in में C सिंगल बॉन्ड H के 4 बॉन्ड्स हैं और O डबल बॉन्ड O के 2 बॉन्ड्स हैं। तो you know what? These are the bonds which needs to be broken down. These are the bonds which needs to be broken down. इन बॉन्ड्स को तोड़ना है मेरा भाई। ओके हो गया, इन बॉन्ड्स को तोड़ना है। ओके, कौन से बॉन्ड्स बनाने हैं, कौन से बॉन्ड्स बनाने हैं? जो बनाने वाले बॉन्ड्स हैं वो हैं ये C डबल बॉन्ड O के कितने, C डबल बॉन्ड O 1, C डबल बॉन्ड O 2, C डबल बॉन्ड O के 2 ये वाले बॉन्ड्स बनाने हैं, प्लस OH का 1, OH के 2 और इंटू 2 कर दो तो 4 OH वाले बॉन्ड्स बनाने हैं। तो ये वाले बॉन्ड्स क्या करने हैं भाई, इस ब्रैकेट के अंदर जो बॉन्ड्स लिखे हुए हैं इसके अंदर जो बॉन्ड्स लिखे हुए हैं, बने हुए हैं, ये फॉर्म करने हैं। ये वाली एनर्जी इन होगी, ये वाली एनर्जी आउट होगी, ये इनटू द सिस्टम होगी, आउट ऑफ द सिस्टम होगी, ये पॉजिटिव होगी और नेगेटिव होगी। मुझे तो लगता है कि ये वाला न्यूमेरिकल बच्चे ओ लेवल्स में भी करते हैं। जी भाई आप बताइए, आप लोगों ने इस तरह का न्यूमेरिकल ओ लेवल्स में किया है कि नहीं? नहीं होता है यार, क्यों नहीं होता? वहां पे बॉन्ड एनर्जी देनी है, बॉन्ड एनर्जी का डेटा नहीं होता। ऐसा कैसे मुमकिन है? किया है यार, वो बच्चे कह रहे हैं। आप लोग जो जिन्होंने नहीं किया वो एक्सपेक्टेड वाले होंगे, जिन्होंने नहीं किया वो एक्सपेक्टेड सीन वाले होंगे। जिन्होंने अक्टूबर नवंबर में पेपर दिया है उन्होंने किया होगा। मोहित अली ने सिर्फ कहा अभी तक किया है, और किसी ने नहीं किया क्या? नहीं सर पेपर दिया है बट ओ यस सर, जी ठीक हो गया। ओके सो देखो, अगर आपको बॉन्ड एनर्जीज का डेटा गिवन हो तो क्या सीन है, क्या सीन है, कौन से बॉन्ड्स तोड़ने हैं, कौन से बॉन्ड्स बनेंगे।
ओके, आई एम नॉट एक्सपेक्टेड। चलो जो भी है जो भी है, फिर आप अपने ज़हन पे जोर डालिए, फिर आप अपने ज़हन पे जोर डालिए। ओ लेवल्स का कंपलसरी टॉपिक होता है ये, ओ लेवल्स का कंपलसरी टॉपिक है। एच इन माइनस एच आउट तो है ओ लेवल्स में, बॉर्न एनर्जीज का डेटा भी गिवन होता है ओ लेवल्स में, और वो किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच भी पूछ सकता है, कैलकुलेट भी करवा सकता है। कर लोगे क्या? एच इन कितना था, एच आउट कितना था? उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। किया था सर एक्सो एंडो में। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू आ गई थी -818 किलो जूल्स पर मोल। माइनस का मतलब एक्सो था हमें 818 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड पर मोल, का मतलब है when 1 mole of methane is combusted, when 1 mole of methane is burnt in excess supply of oxygen. So don't you see that this is the delta HC of methane? This should be treated as delta HC of methane. बच्चों किसी को मसला है इस न्यूमेरिकल में? किसी को मसला है इस न्यूमेरिकल में? कर लेंगे भाई। H in minus H out, sum of energies, sum of bond energies given in to break the reactants minus sum of bond energies given out when products are formed. I think हो जाना चाहिए। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिए सवाल। जी बच्चों, हाँ या ना कर दीजिए। एनी क्वेश्चंस प्लीज? नो प्रॉब्लम सर, बाकी लोग भी बता दें। क्लियर है सर? चलो जी, ओ लेवल्स का काम था इसलिए थोड़ी सी इसमें भी स्पीड लगा दी। उम्मीद करता हूं कि प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अब जरा इस सवाल पे जाते हैं। इस सवाल पे जाते हैं, कहते जी क्या करें? देयर इज दिस, आपने क्या करना है? आपने सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 है कंबशन ऑफ इथाइन। इथाइन इज दिस C2H2, एक कंपाउंड है इथाइन। दैट इज C2H2। अच्छा जी, ये जो इथाइन एक कंपाउंड है C2H2, बच्चों ये बताइए इसकी कंबशन की हमने वैल्यू निकालनी है। C2H2 प्लस O2 इट गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आई होप आप ये कंबशन रिएक्शन लिख लेंगे, क्योंकि मुझे इसका डेल्टा HC निकालना है। डेल्टा HC ऑफ, तो मुझे इसका 1 मोल बर्न करना पड़ेगा इन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करना पड़ेगा। अब यूजिंग व्हाट, गिवन दैट, क्या गिवन क्या है ये जरा गौर से सुनने वाली बात है। गिवन दैट सब्सटेंस नंबर 1, सब्सटेंस नंबर 2, सब्सटेंस नंबर 3, डेल्टा HF की वैल्यूज गिवन है। लो जी, अब आपको पेपर में जो डेटा गिवन है वो बॉन्ड एनर्जीज का डेटा नहीं है, बल्कि डेल्टा HF की वैल्यूज गिवन है। जी, डेल्टा HF की वैल्यूज गिवन है, डेल्टा HF की वैल्यूज गिवन है। यहाँ पे आपने भी थोड़ी देर पहले ये फार्मूले पढ़े हैं, फार्मूले लिखें। व्हाट इज मेथड नंबर 2? कि अगर आपको डेल्टा HF की वैल्यूज गिवन हो तो आप डेल्टा HF की वैल्यूज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा HF की वैल्यूज ऑफ रिएक्टेंट्स इस फॉर्मूले में पुट करें और अपना जवाब निकालें। लो जी, हियर यू गो, हियर यू गो। यू नो क्या करेंगे? दीज आर द रिएक्टेंट्स, these are the products। डेल्टा इस रिएक्शन का मुझे डेल्टा HR निकालना है, तो सम ऑफ क्या, डेल्टा HF ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ डेल्टा HF ऑफ रिएक्टेंट्स। दिस इज फॉर्म नंबर 2। प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, reactants are ethane and oxygen,
कार्बन डाइऑक्साइड का डेल्टा एच एफ गिवन है, H2O का डेल्टा एच एफ गिवन है, C2H2 का डेल्टा एच एफ गिवन है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और किसी भी एलिमेंट का डेल्टा एच एफ क्या होता है? वो 0 होता है। जी तो बच्चों प्लीज बताइए, किसी को परेशानी है? आई बिलीव क्या करेंगे, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रॉपर एक फॉर्मूला बनाता हूँ इससे पहले कि वैल्यूज पुट करूँ, मैं लिखूंगा 2 टाइम्स डेल्टा एच एफ ऑफ ये जो CO2 है, CO2 का डेल्टा एच एफ, डेल्टा एच एफ ऑफ CO2, इसके CO2 के कितने मौजूद? 2 हैं, तो इट शुड बी इनटू 2, फिर प्लस 1 टाइम्स डेल्टा एच एफ ऑफ क्या? वाटर, ये आपने पहले लिख लिया, 2 टाइम्स डेल्टा एच एफ ऑफ CO2 प्लस 1 टाइम डेल्टा एच एफ ऑफ वाटर, ओके, माइनस यहाँ क्या करें? माइनस डेल्टा एच एफ ऑफ C2H2 प्लस 5/2 टाइम्स डेल्टा एच एफ ऑफ O2, ठीक है। जस्ट सिंपली पुट द वैल्यूज यार, जस्ट सिंपली पुट 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड की डेल्टा एच एफ की वैल्यू ये आ गई, प्लस 1 टाइम्स ये वाटर की डेल्टा एच एफ की वैल्यू ये आ गई, माइनस फार्मूले वाला आ गया, फिर 1 टाइम डेल्टा एच एफ ऑफ ये इथाइन आ गया, प्लस 5/2 टाइम्स डेल्टा एच एफ ऑफ ऑक्सीजन जो कि 0 है वो ये आ गया। यारा जी मुझे तो लगता है काम बड़ा सीधा, किसी को मसला? किसी को मसला भाई? बच्चा कह रहा है इजी है सर। बच्चों बाकी लोगों को भी इजी लग रहा है कि नहीं? किसी को मसला तो नहीं हो रहा? नो? ओके, अगले सवाल पे चलो। थर्ड क्वेश्चन पे चलें जी। सर एक और दफा करा दें प्लीज। अब्दुल रहीम से सर एक दफा और करा दें। अब्दुल रहीम किधर है मेरा भाई? अब्दुल रहीम तो जी अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी, की हाल है जी? ठीक ठाक सर जी, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र जी। पुत्र जी ये बताइए चैप्टर का नाम क्या है? सर जी फिजिकल केमिस्ट्री। ये तो सेक्शन का नाम है। एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स में क्या करना होता है? वो एक्सो एंडो वाला देखना होता है। वो तो ओ लेवल्स है, ए लेवल्स में एनर्जेटिक्स में क्या करना होगा? बॉन्ड एनर्जीज वगैरह फाइंड करनी होगी। बेटा डेल्टा एच ऑफ आर कैलकुलेट करना होगा। क्या करना होगा? डेल्टा एच ऑफ आर। कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एच ऑफ आर? सर वो जो आपने फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं, एच इन माइनस एच आउट वगैरह वाले। हाँ, या तो एच इन माइनस एच आउट वाला फॉर्मूला कब लगेगा? सर जब बॉन्ड एनर्जी गिवन हो सामने। हाँ ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या है? सर दूसरा फॉर्मूला वो है कि फॉर्मेशन एनर्जीज गिवन हो, जो प्रोडक्ट्स हैं और रिएक्टेंट्स हैं उनकी। नहीं, फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है? सर जी फॉर्मूला वो है ना, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर, डेल्टा एच ऑफ एफ ऑफ प्रोडक्ट्स और माइनस डेल्टा एच एफ ऑफ रिएक्टेंट्स। ये पहला ये जो ई लिखा हुआ है, ये ई क्या है? सम ऑफ डेल्टा एच एफ ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट्स। तो आपने हाँ जी जस्ट सर। रिएक्ट डेटा देखना है। डेटा में जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी वैल्यूज पहले लिख देनी है, जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज बाद में लिख देनी है, दरमियान में माइनस लिख देना है, वैल्यूज पुट कर देनी है, खट खट कैलकुलेटर टक 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 आंसर निकल आएगा। सही सर। समझाएं क्या हुआ यहाँ पे? इस सवाल में क्या हुआ? कह रहे हैं दोबारा कराएं। कौन रिएक्टेंट्स हैं, कौन प्रोडक्ट्स हैं, किन की वैल्यूज पहले होंगी, किन की वैल्यूज बाद में होंगी, सब समझाइए। सर जी रिएक्टेंट्स जो हैं वो लेफ्ट साइड है, ये C2H2 प्लस 5/2 O2। ठीक ठीक, और आगे। जो प्रोडक्ट्स हैं वो 2CO2 प्लस H2O है। ठीक है, फिर आप इनकी डेल्टा एच आर निकाल रहे हैं सेकंड वाले मेथड से, डेल्टा कि एच आर प्रोडक्ट। रिएक्शन का डेल्टा एच आर। जी सर, रिएक्शन का जो टोटल डेल्टा एच आर है,
फिर सबसे पहले आपने लिया है सम ऑफ द HF डेल्टा HF ऑफ द प्रोडक्ट्स, बिल्कुल ठीक। CO2 और H2O की जो डेल्टा HF है। ये CO2 की एक दफा लेनी है कि 2 दफा लेनी है? सर 2 दफा लेनी है पूरे CO2 की। क्यों? क्योंकि वो जो बैलेंस्ड इक्वेशन है उसमें 2 दफा लिखा हुआ है, 2 उसका कोएफिशिएंट है। तो 2 टाइम्स क्या? 2 टाइम्स क्या? 2 टाइम्स सर कार्बन जो CO2 की वो जो है डेल्टा HF की लिखी है गिवन डेटा में। क्या लिखी हुई है? क्या लिखी है बोलो? -394। 2 टाइम्स -394 प्लस वाटर की कितनी दफा होगी? सर 1 दफा होगी। हाँ, तो 1 टाइम -286 होल ब्रैकेट्स क्लोज, फिर फार्मूले वाला माइनस होगा, फिर दोबारा नई ब्रैकेट स्टार्ट, फिर क्या होगा? फिर सर C2H2 की डेल्टा HF फिर उसको एक ही दफा लिखेंगे और फिर होगी ऑक्सीजन की कहते हैं डेल्टा HF। यार ये ऑक्सीजन की डेल्टा एचएफ टेबल में क्यों नहीं गिवन? सर नहीं पता। ये लिखा हुआ नहीं है डेल्टा एचएफ ऑफ ऑक्सीजन इज 0 बिकॉज इट इज एन एलिमेंट। आज के दिन के लेक्चर में मैंने समझाया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं, डेल्टा एचएफ तो हमेशा कंपाउंड की होगी। 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक याद आ गया। तो उसकी कुछ वैल्यू होगी। एलिमेंट्स की तो डेल्टा एचएफ नहीं होती, एलिमेंट्स की तो डेल्टा एचएफ 0 होती है। ठीक है, तो अगर एलिमेंट्स की डेल्टा एचएफ 0 होती है तो बस ठीक है जी, उसकी 0 वैल्यू है। बाकी तो यहाँ से आगे तो काम बेटा कैलकुलेटर का है ना। सही सर। अब काम करेंगे आप? जी सर। पुत्र ये अगला सवाल भी आपको समझाना पसंद करेंगे हम? ठीक है सर, समझाएं जरा, बल्कि साथ ही रहिएगा, मैं कुछ चीजें पूछूंगा, आप बताते रहिएगा। सही है अब तीसरा जो सवाल है वो ये है कि जी आपने करना है, आपने निकालना है फॉर्मेशन ऑफ इथाइल इथेनोएट। ठीक है, गिवन दैट क्या, गिवन दैट H2C और दिस की कौन सी वैल्यूज हैं ये? सर ये उनकी कितने वो डेल्टा HC वैल्यूज हैं। तो क्या डेल्टा HC की वैल्यूज को यूज करके कोई फार्मूला है हमारे पास? यस सर, हमारे पास है वो थर्ड मेथड जो है। अच्छा, उस थर्ड में क्या क्या कोई फार्मूला याद करा सकते हैं आप मुझे? सर सम ऑफ डेल्टा HC ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ डेल्टा HC ऑफ प्रोडक्ट्स। अब आपसे एक सवाल है पुत्र जी, ये जो ऊपर ये जो ऊपर फॉर्मेशन वाला सवाल था उसमें तो था सम ऑफ डेल्टा HF ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ डेल्टा HF ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ सीन क्या है? यहाँ सीन क्या है? या सीन उल्टा है, सबसे पहले रिएक्टेंट्स की और डेल्टा HC है उसको प्रोडक्ट्स से सब्ट्रैक्ट। इसको क्या करें, समझें क्या रटें? रटा रटा मार लें जी, सिंपल है सर। फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव किया मैंने ये तो नहीं बताया ना आपको। हालांकि एक बात बताऊं, इस फॉर्मूला की कोई डेरिवेशन है प्रॉपर, लेकिन चूंकि मैं फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ कि फॉर्मूले ड्राइव करता फिरूं। मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री में फॉर्मूले ड्राइव करना तो मकसद नहीं होता। केमिस्ट्री में तो फार्मूलों को यूज करना मकसद होता है। हमें फॉर्मूले का यूज ही समझ आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो फॉर्मूले का यूज क्या है? सवाल में डेल्टा HC की वैल्यूज गिवन है, तो मुझे वो डेल्टा HR का एक फॉर्मूला नंबर 3 था जिसमें डेल्टा HC ऑफ रिएक्टेंट्स पहले माइनस डेल्टा HC ऑफ प्रोडक्ट्स बाद में लिखते हैं। जस्ट वैल्यूज पुट करना आनी चाहिए। सो देखिएगा जरा, एक रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ इथाइल इथेनोएट। ये इथाइल इथेनोएट है उसकी फॉर्मेशन का मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ इथाइल इथेनोएट इज फॉर्म्ड। ये जब हम किसी कंपाउंड को फॉर्म करते हैं अब्दुल रहीम, तो कहां से फॉर्म करते हैं? सर उसके कितने कोई रिएक्शन कराते हैं कुछ रिएक्टेंट्स को पकड़ के। कौन से रिएक्टेंट्स को पकड़ के? मैं फॉर्मेशन का स्पेसिफिक मतलब पूछ रहा हूं। डिफाइन डेल्टा H ऑफ F, डिफाइन डेल्टा H ऑफ F। स्पेसिफिक मतलब? हाँ जी, स्पेसिफिक डेफिनेशन बताइए। अच्छा, डेल्टा H ऑफ F की जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है जी पुत्र जी। सर वो है कि it is defined sir वो standard enthalpy change of formation of 1 mole of a compound from its constituent elements in their standard ठीक हो गया, state. ठीक हो गया, when 1 mole of a compound, ठीक हो गया, when 1 mole of a compound is formed from its constituent elements,
अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड व्हाटएवर, ठीक है। तो इस रिएक्शन की जो क्या बोलेंगे इसको, डेल्टा एच होगी, उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज होगी, उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। जी सर। अच्छा, तो इथाइल इथेनोएट है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन है? एक कार्बन है, तो सर कार्बन एलिमेंट हो गया। दूसरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट हो गया। तीसरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 6 7 8, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल्स का 4 लिख दिया। ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ 1 लिख दिया। तो जिस चीज को हमने निकालना है, फॉर्मेशन ऑफ इथाइल इथेनोएट, क्या उसका रिएक्शन मैंने सही लिखा है? जी ठीक हो गया जी। अब मुझे डेल्टा एच सी की वैल्यूज गिवन है। क्या मुझे कार्बन का डेल्टा एच सी पता है? यस सर, लिखा हुआ दिया। हाइड्रोजन का डेल्टा एच सी पता है? हाँ जी सर। ऑक्सीजन का डेल्टा एच सी पता है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को कंबस्ट करता है। वजह यह है कि डेल्टा एच सी ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगा? ऑक्सीजन की खुद की कंबशन होती है क्या? नहीं, ऑक्सीजन दूसरों को कंबस्ट कराता है। ऑक्सीजन की खुद की तो कंबशन होती नहीं, हो तो औरों को कंबस्ट कराता है। तो उसकी डेल्टा एच सी की वैल्यू क्या होगी? उसके लिए डेल्टा एच सी की वैल्यू 0 होगी। उसके लिए डेल्टा एच सी की वैल्यू 0 होगी। क्या आपको इस बात में कोई परेशानी है? नहीं सर। ओके हो गया, ओके हो गया। अब मुझे बात बताइए, आपको अच्छा इसके बाद आपको क्या इथाइल इथेनोएट की डेल्टा एच की वैल्यू पता है? यस सर, वो भी पता है। यस सर। सिंपल है पुत्र जी, डेल्टा एच आर है 4 टाइम्स कार्बन का कंबशन प्लस 4 टाइम्स हाइड्रोजन की डेल्टा एच सी प्लस 1 टाइम ऑक्सीजन की डेल्टा एच सी, फिर ब्रैकेट क्लोज, दरम्यान में माइनस, फिर ये 1 टाइम इथाइल इथेनोएट की डेल्टा एच सी। जस्ट पुट द वैल्यूज, गेट द कैलकुलेटर, पुट द वैल्यूज, जवाब आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक सर। किसी को मसला है? नहीं सर, अब मसला नहीं है। चलो खुद को म्यूट कर दो भाई। सही। लो जी, दूसरा मेथड भी हो गया, तीसरा मेथड भी हो गया, चौथे मेथड पे चलें जी। तो बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी उस बच्चे ने कहा सर नहीं आ रहा था समझ, तो मैंने कहा जरा खुद समझाओ। जब वो खुद समझाने लगा तो उसको सारा कुछ समझ आ गया। ओके जी, फोर्थ मेथड पे जाते हैं, जिसको हमने कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड बोला है। कोई एम सी डेल्टा थीटा या डेल्टा टी के हिसाब से कोई बात डिस्कस करनी है, ठीक है सर। फोर्थ मेथड पर ओवर एन नहीं था, समझाता हूँ, आ जाएगा, डोंट वरी, ओवर एन आ जाएगा, ओवर एन आ जाएगा। जरा फॉलो कीजिएगा, अभी फॉलो कीजिएगा। सही बोला आपने बेटा, ओवर एन आएगा उसके अंदर। पहले सवाल तो सुनते हैं, क्या था? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 60 cm³ of 1.5 mole per dm³ of NaOH is added to 60 cm³ of 2 mole per dm³ HCl। अच्छा, मुझे आप बस ये बात बता दीजिए, ये वॉल्यूम है, ये मोलैरिटी है NaOH की। इन दो, जब भी आपको मोल्स के चैप्टर में क्या सिखाया गया है कि जब आपको वॉल्यूम पता हो और मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन पता हो, तो सबसे पहले क्या निकाल लेना चाहिए? बताइए बच्चों, क्या पढ़ाया गया? मोल्स निकाल लेने चाहिए। इसका मतलब है आपको NaOH के भी मोल्स पता चल जाएंगे, आपको HCl का भी वॉल्यूम पता है, आपको HCl के भी मोल्स पता हैं, आपको उसके भी मल्टीप्लाई करके मोल्स निकाल लेने चाहिए। क्या आपको इस बात में कोई परेशानी है? ओके, कहता है जी आपने न्यूट्रलाइजेशन कराई है NaOH और HCl की, ठीक है, इसका इतना वॉल्यूम लिया है, उसका इतना वॉल्यूम लिया है, इसकी इतनी कॉन्सेंट्रेशन थी, उसकी इतनी कॉन्सेंट्रेशन थी। हमने कहा ओके जी। कहता है गिवन दैट डेल्टा थीटा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, इस रिएक्शन में क्या चेंज इन टेम्परेचर हुआ है? चेंज इन टेम्परेचर हुआ है 18 डिग्री सेल्सियस टू 28.1। तो अब सवाल वाले ने आपको बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यूज भी नहीं दी,
आप सवाल वाले ने डेल्टा एच एफ की वैल्यूज भी नहीं दी, आप सवाल वाले ने डेल्टा एच सी की वैल्यूज भी नहीं दी, बल्कि सवाल वाले ने हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दी हैं कि इसका इतना वॉल्यूम है, इसकी इतनी कॉन्सेंट्रेशन है, इसका इतना इनिशियल टेम्परेचर था, इसका इतना फाइनल टेम्परेचर था, इसका इतना टेम्परेचर में राइज हुआ है। ओके, हमें राइज इन टेम्परेचर गिवन किया है। अगर हमें राइज इन टेम्परेचर गिवन है जरा सुनिए गौर से, कितना राइज 18 to 28.1 कितना चेंज आता है? 28.1 माइनस 18, आपको डेल्टा थीटा पता चल गया 10.1। ओके ओके, अब आपसे एक सवाल है मेरा, आपको डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस में गिवन हो या फिर आपको डेल्टा थीटा केल्विन्स में गिवन हो, दोनों की वैल्यू सेम होती है कि मुख्तलिफ होती है? दोनों की वैल्यू सेम होती है कि मुख्तलिफ होती है? देखें बच्चों, मैं अगर आपसे ये कहूं कि बेटा एक बात को सुनने और समझने की कोशिश कीजिए कि वैसे 0 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में क्या मतलब है, तो यू मस्ट से सर 273 केल्विन। फिर ऐसे 100 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में क्या मतलब है, तो यू मस्ट से 373 केल्विन। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो तो डिग्री में कुछ और है, केल्विन में कुछ और है, लेकिन आपसे अगर मैं ये पूछूं यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ है, व्हाट इज डेल्टा थीटा, 100 का इंक्रीज हुआ है सर, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंगली ये जो इंक्रीज आया है डेल्टा टी के अंदर वो भी कितना है, वो भी तो 100 का ही आया है। तो आप डेल्टा थीटा की बात करें या डेल्टा टी की बात करें, आप डेल्टा थीटा इन डिग्री सेल्सियस की बात करें या डेल्टा टी इन केल्विन की बात करें, दोनों की वैल्यू दिस शुड बी टी। जब हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं टेम्परेचर को तो सिंबल यूज होता है थीटा का, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू, और जब हम केल्विन में मेजर करते हैं टेम्परेचर को तो सिंबल यूज होगा डेल्टा टी, तो डेल्टा टी की वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो चेंज है वो जितना डिग्रियों में होता है उतनी केल्विन में होता है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके जी, ओके, तो हमें अब सबसे पहले क्या करना है, हमें ये पता करना है कि टेम्परेचर का राइज हमें पता है, ये चेक कर लेते हैं कि कितना वॉल्यूम, कितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई है, कितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई है। तो क्या है उस हीट एनर्जी के रिलीज होने का फार्मूला, वो है फार्मूला Q इज इक्वल टू M C डेल्टा थीटा। आप में से ओ लेवल्स में किस किसने फार्मूला पढ़ा हुआ है? MC डेल्टा थीटा पढ़ा है कि MC डेल्टा T पढ़ा है बच्चों? ओ लेवल्स में आपने इस फार्मूले को MC डेल्टा थीटा पढ़ा था कि डेल्टा T पढ़ा था? चलो, आधे लोगों ने कहा सर डेल्टा थीटा पढ़ा था, आधों ने कहा डेल्टा T पढ़ा था। एक ही चीज है, ठीक है। डेल्टा थीटा हो कि डेल्टा T हो, वो टेम्परेचर का राइज है, आपको उसकी वैल्यू पता होगी। ओके, व्हाट इज दिस C बाय द वे? व्हाट इज दिस C बच्चों? This is the specific heat capacity of the solution. What is this? This is the specific heat capacity of the solution. And let me tell you, its value is also given in the data booklet. ये जो aqueous solution होता है जिसमें पानी होता है, ठीक है, aqueous solution का जो C है, इसका जो specific heat capacity है, its value is always given in the data booklet. That is, अगर किसी के पास डेटा बुकलेट है तो आई थिंक उसको ये पहले ही सफ़े के ऊपर कहीं ना कहीं, 2 मिनट रुकिए मैं देख लेता हूँ कहाँ गिवन है। मेरे पास जो डेटा बुकलेट है उसका जब आप पहला पेज खोलेंगे, जब पहला पेज इसका टेबल नंबर 1 खोलेंगे, इंपॉर्टेंट वैल्यूज, कॉन्स्टेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स के नाम से, तो आपको वहां उस पहले टेबल पे सबसे आखिरी वैल्यू नजर आएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की, विच इज 4.18 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन या फिर किलो जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन।
जो भी है 4.18 है। हम ज्यादातर जूल्स पर ग्राम पर केल्विन या जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस यूज करेंगे। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। दिस वैल्यू इज गिवन इन द डेटा बुकलेट। ओके जी, ये वाली वैल्यू भी गिवन थी, ये वाली वैल्यू भी गिवन थी। डेल्टा थीटा में पता है 10.1 है, सी की वैल्यू में पता है 4.18 है, पीछे क्या रह गया? m। व्हाट इज m? इट इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन जिसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। आपने 60 cm³ NaOH को 60 cm³ HCl में डाल दिया, कुल मिला के आपने कितना सोल्यूशन बनाया? कुल मिलाकर आपने कितना सोल्यूशन है? टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज 120 cm³। 120 cm³। अब मैं थोड़ी सी ना आपसे मेंटल मैथ्स एक्सपेक्ट करता हूं। आपने बचपन में सुना होगा पानी की डेंसिटी क्या होती है? हाँ जी, पानी की डेंसिटी इज सॉरी 1 ग्राम पर cm³। पानी की डेंसिटी नहीं 1000 तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अगर हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब के हिसाब से चलें तो 1000 होगी, और अगर हम ग्राम पर cm³ के हिसाब से चलें तो क्या होगा? तो क्या होगा? 1 ग्राम पर cm³ होगा जी। 1 ग्राम पर cm³ होगा। यहां तक किसी को मसला? ओके, if it is 1 gram per cm³, if it is 1 gram per cm³, what do you mean by 1 gram per cm³? कि अगर आपके पास 1 ग्राम हुआ तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? 1 cm³। जी भाई, मैं कह रहा हूं अगर आप ये जानते हैं कि पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर cm³, तो मतलब क्या है इसका? कि 1 cm³ पानी, 1 cm³ पानी का मास क्या होगा? 1 cm³ पानी का मास जो है वो 1 ग्राम होगा। इसमें किसी को मसला है क्या? कि अगर मैं कहूं कि 1 cm³, 1 ग्राम पानी का, 1 ग्राम पानी के मास का वॉल्यूम 1 cm³ होगा, ये 1 cm³ पानी का अगर वॉल्यूम है तो उसका मास 1 ग्राम होगा। यही है ना? यही है ना? तो अगर 10 ग्राम मास हो तो 10 cm³ वॉल्यूम होगा। अगर 50 ग्राम मास हो तो 50 cm³ वॉल्यूम होगा। अगर 100 cm³ वॉल्यूम हो तो उसका 100 ग्राम वजन होगा। अगर उसका 120 cm³ वॉल्यूम हो तो 120 ग्राम उसका वजन होगा, या नहीं? बच्चों, आपने जिस बीकर में रिएक्शन किया है, जिस बीकर में आप लोग रिएक्शन कर रहे हैं, प्लीज मुझे आप ये बताइए, उस बीकर में जो आपके पास वो है, क्या बोलते हैं, जो आपका स्पीकर है, उसके अंदर 60 cm³ एसिड है, 60 cm³ NaOH है, कुल मिलाकर 120 cm³ सोल्यूशन है। और उस 120 cm³ सोल्यूशन को क्या हो रहा है? रिएक्शन की वजह से उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। प्लीज ये बता दीजिए कि टेम्परेचर किस का राइज हो रहा है? किस चीज का टेम्परेचर राइज हो रहा है? बच्चों प्लीज बताएं, किस चीज का टेम्परेचर राइज हो रहा है? सर उस पूरे के पूरे सोल्यूशन का टेम्परेचर राइज हो रहा है। सर उस पूरे के पूरे रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर राइज हो रहा है। उस पूरे के पूरे कंटेनर का टेम्परेचर राइज हो रहा है। ओके ओके, तो आप जो मास लेंगे, किसका लेंगे? उस पूरे सोल्यूशन का मास लेंगे सर हम, जिसका टेम्परेचर राइज हुआ है। कितना है उस पूरे सोल्यूशन का मास? उसका वॉल्यूम तो आपको पता है, उसका वॉल्यूम तो आपको पता है, वो क्या है उसका वॉल्यूम? 120 cm³। डेंसिटी उसकी क्या है? 1 ग्राम पर cm³। तो अगर आपने मास निकालना है तो मास इज इक्वल टू क्या होता है? मास इज इक्वल टू, चलो यूं कर लो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज 1 ग्राम पर cm³, वॉल्यूम इज 120 cm³।
डेंसिटी इज 1 gram per cm cube, volume is 120 cm cube, so the answer would be 120 grams. लो जी, mass भी आ गया 120 grams, C आ गया 4.18 joules per gram per Kelvin, delta T आ गया 10.1, मल्टीप्लाई करो, इतनी एनर्जी रिलीज होती है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, अब एक बच्चे ने कहा था कि सर कल आपने फॉर्मूला जब लिखवाया डेल्टा एच का, तो आपने कहा था कितनी एनर्जी रिलीज होती है पर मोल, वो चेक करना है। आपने कहा था एम सी डेल्टा टी से तो या डेल्टा थीटा से तो पता चलेगा एनर्जी कितनी रिलीज हुई, लेकिन आपको साथ एक और काम भी करना होगा, आपको साथ एक और काम भी करना होगा। वो क्या काम है? वो क्या काम है? आपको मोल्स भी एडजस्ट करने होंगे, आपको मोल्स भी एडजस्ट करने होंगे कि कितने मोल्स की मौजूदगी में, कितने मोल्स की मौजूदगी में ये रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं जी कितने मोल्स की मौजूदगी में रिएक्शन हुआ है, कितने मोल्स की मौजूदगी में रिएक्शन हुआ है। आप पहले NaOH के मोल्स निकालें, फिर आप HCl के मोल्स निकालें। जी जरा कैलकुलेटर पकड़ें, NaOH के मोल्स निकालें, मैं जरा दवाई ले लूं, और आप, खांसी ने बुरा हाल किया है, समझ नहीं आ रही यार। बहुत कड़वी है। जी दरवाजा बंद कर दें प्लीज। जी तो भाई आपने सबसे पहले क्या किया, आपने इस रिएक्शन को देखा, आपने इस डेटा को देखा, आपने इसमें Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा देखा, आपने एनर्जी रिलीज चेक की। अब ये जो एनर्जी थी 5066.16 जूल, आपने 1000 से डिवाइड करके 5.066 किलो जूल इसको बना दिया। नाउ यू नो व्हाट, दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन व्हाट हैपेंस, NaOH के मोल्स आ गए 0.09, HCl के मोल्स आ गए 0.12। ये रहा जी, इन दोनों की रेशो 1:1 नहीं है क्या? इन दोनों की रेशो 1:1 नहीं है क्या? तो जितने NaOH के मोल्स हैं HCl के भी उतने ही होने चाहिए ना? बच्चों प्लीज हाँ ना करते रहिए। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, molar ratio of NaOH and HCl is 1:1. If the ratio is 1:1, प्लीज टेल मी जितने मोल्स NaOH के होने चाहिए उतने ही मोल्स HCl, जितने NaOH के हैं उतने ही HCl के होने चाहिए ना? यस। तो अगर NaOH के 0.09 हैं, HCl के भी कितने रिक्वायर्ड है हमें तो HCl के भी 0.09 रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आप गौर करें तो HCl के हैं कितने? अगर आप HCl का वो m/v करें वो तो 0.12 आता है। अब अगर वो 0.12 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है HCl is in excess. HCl is in excess. Okay. If HCl is in excess, तो मुझे बताएं कैलकुलेशंस के अंदर, फर्दर कैलकुलेशंस के अंदर मैं किसके मोल्स इस्तेमाल करूं, NaOH के या HCl के? बच्चों प्लीज जवाब दीजिए। NaOH के मोल्स इस्तेमाल करें, क्यों सर? वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स इस्तेमाल होते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स इस्तेमाल होते हैं। अब अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स इस्तेमाल होते हैं तो जो लिमिटिंग है उसके मोल्स इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। कैसे इस्तेमाल करें, क्या इस्तेमाल करें सर? ये देखें ना, 5.07 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज हुई थी जब 0.09 मोल ऑफ वाटर फॉर्म हुए थे, या जब 0.09 मोल ऑफ NaOH रिएक्ट हुए थे। तो x जूल रिलीज होगी जब 1 मोल NaOH का रिएक्ट करेगा या 1 मोल पानी का फॉर्म होगा। ठीक है, तो मैंने वही किया ना, जो आपकी एनर्जी निकली थी 5.007 किलो जूल्स को, अगर आप सीधा सीधा क्या करना चाहते हैं, अगर आप सीधा सीधा क्या बोलते हैं उसको डेल्टा एच। हसान जवाद प्लीज अपना वीडियो ऑफ करिए, हसान प्लीज अपनी वीडियो ऑफ करिए बेटा।
अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूँ क्या करेंगे, आप डायरेक्टली भी आप इतना लंबा चौड़ा स्टेप बाय स्टेप करने की बजाय, आप यूं स्टेप बाय स्टेप करने की बजाय आप डायरेक्टली भी काम कर सकते थे क्या, कि सर डेल्टा एच निकालना है ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा ओवर एन कर दें। डेल्टा थीटा है 10.1, सी है 4.18, एम है, एम कितना था जी, एम कितना था, एम वाज 120 ओवर, ओवर का ओवर एन, what is over n, n was the number of moles, n is the number of moles, तो किसके नंबर ऑफ मोल्स यूज करना पसंद करेंगे, जो लिमिटिंग होगा उसके, तो लिमिटिंग के मोल्स डाले जी, ठक जवाब आ जाएगा आपके पास। अब आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आता है या आपको डायरेक्टली समझ आता है, ये आपकी मर्जी है। आप अगर कोई मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए। जी, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि मैं इस सवाल को, ये तो सुनिए, बिल्कुल डायरेक्टली भी कर सकता हूं। कैसे, ये सवाल है, ये सवाल का डेटा भी है, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, इस सवाल पे अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। ओके, एनएवएच के आप सबसे पहले क्या करें, मोल्स निकाल लें। इसके भी आप सबसे पहले क्या करें, मोल्स निकाल लें। इसके मोल्स आ जाएंगे 0.09, इसके मोल्स आ जाएंगे 0.12, इसको आप लिमिटिंग कह दें, इसको आप एक्सेस कह दें। ये पेपर 1 में सवाल आएगा एमसीक्यूज में 1 नंबर का, और आपने डेल्टा एच अगर निकालना है, डेल्टा एच अगर आपने इस रिएक्शन का निकालना है तो आप निकालिए हीट एनर्जी कितनी रिलीज हुई है पर नंबर ऑफ मोल्स, एम सी डेल्टा थीटा कितना हुआ है पर नंबर ऑफ मोल्स, एम व्हाट इज द मास ऑफ द होल सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम है, टोटल वीटी इज 120 सीएम क्यूब, तो चूंकि उनकी डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर सीएम क्यूब है, तो टोटल मास क्या होगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज 1, वॉल्यूम इज 120, द आंसर इज 120 ग्राम्स। ओके, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन था 120 ग्राम, सी डेटा बुकलेट में आ गया 4.18, डेल्टा थीटा वाज 10.1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स लिमिटिंग वाले यूज करें 0.09, you get the direct answer, you get the direct answer। हो जाएगा जी, हो जाएगा जी। यहाँ पे कहता है माइनस का मतलब है नेगेटिव, एनर्जी रिलीज हुई है 56.3 किलो जूल्स पर मोल, कहता है दिस वैल्यू इज लेस देन, याद है मैंने डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन लिखा था 57.1, व्हाई इज इट लेस देन दैट, व्हाई इज इट लेस देन दैट, आई बिलीव इट मस्ट बी बिकॉज के यू नो क्या पता कोई एक्सपेरिमेंटल एरर्स हुए हों, दिस वैल्यू इज लेस देन दी क्या बोलते हैं फिक्स्ड वैल्यू थी ना हमारे पास -57.1 के जितना होना चाहिए, मतलब उसके मैग्नीट्यूड से कम एनर्जी क्यों रिलीज हुई है, बिकॉज सम एनर्जी माइट बी, हम तो एक्सपेरिमेंटल है ना बेटा, एक्सपेरिमेंटल तो एरर्स होते हैं, थियोरेटिकल 57.1 होता, ये इस वक्त स्ट्रॉन्ग और वीक का चक्कर नहीं होगा मेरे ख्याल से, एक्सपेरिमेंटल सवाल है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, सम एनर्जी माइट बी लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स, आपने डिटेक्ट ही ना की हो, कुछ आपने वॉल्यूम गलत मेजर किया हो, कुछ भी एक्सपेरिमेंटल एरर्स होंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंटल एरर्स होंगे जिनको मैं भी नहीं डिस्कस करना चाहता। लो जी, हाँ जी, स्ट्रॉन्ग और वीक वाले का खाता नहीं है, स्ट्रॉन्ग और वीक वाले का खाता नहीं था, खाता कौन सा है, खाता स्ट्रॉन्ग और वीक का नहीं है भाई, मुझे लगता है खाता था एक्सपेरिमेंटल एरर्स का, खैर वो उसने हमसे पूछा नहीं। अच्छा, अब जरा अगली बात सुनिए, अगली बात क्या है, कहता है जब आपने कंबशन ऑफ प्रोपेनॉल की वैल्यूज निकालनी है, ये उसने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, गिवन दैट क्या, देखो जी कहता है ये सारा कुछ गिवन है, मैं एक सेकंड नीचे से उसको मिटा दूं जहां से हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ये सवाल है जी आपके पास, ये सवाल लिखा हुआ है, जरा सवाल को समझते हैं, गिवन दैट क्या क्या,
ये एक ड्राइंग है, ये आपके पास एक स्पिरिट लैंप है, इसका इनिशियल मास कितना है? 86.27 ग्राम। ओके, शुरू में इसका मतलब इसमें इतना फ्यूल था। इसमें कौन सा फ्यूल है? इसमें फ्यूल प्रोपेनॉल। ये एक स्टैंड है, आपने इसको क्या किया, आपने इसको आग लगाई है। इसको जब आपने आग लगाई है तो इसमें कंबशन होना स्टार्ट होगी। कंबशन के से हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। हीट एनर्जी रिलीज होने की वजह से ऊपर आपके पास बीकर है, बीकर के अंदर आपके पास 100 cm³ पानी है। पानी हीट अप हो रहा है, पानी हीट अप हो रहा है, ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब्स हीट, उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। थर्मोमीटर मेजर्स द इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज 20.2, and when the fuel burns for some time, maximum temperature of water reaches, ये उसका फाइनल टेम्परेचर हो गया। The mass of the propanol plus burner at the end is 86.06 हो गया। कहता है ये डेटा है भाई, इस डेटा को इस्तेमाल करो और डेल्टा HC ऑफ प्रोपेनॉल निकालो। ये भी वही एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज गिवन है यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज गिवन है। अच्छा, प्रोपेनॉल का उसने फॉर्मूला आपको बताया होगा या उसने प्रोपेनॉल का आपको MR बता दिया। डेल्टा HC अगर मुझे निकालना है ना तो गौर से सुनना जरा। CH3 CH2 CH2 OH प्रोपेनॉल है। इसका जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसको क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा प्लस वाटर में कन्वर्ट होगा। ठीक ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है जी, अब क्या करना है सर, ये प्रोपेनॉल है, ये ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, वाटर बनाया, ओके हो गया, ओके हो गया, ओके हो गया। 3 कार्बन है तो यहाँ 3 कर दो जी। हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ 4 कर दो जी। ऑक्सीजन 3 2 6, ये और 4 ये 10 हो गया जी। यहाँ क्या करें, 4 3 2 6 6 + 4 10, 10 में से एक इधर है, इसको 9/2 कर दो जी। ये आपका रिएक्शन आ गया। इस रिएक्शन का आपने क्या निकालना है, इस रिएक्शन का आपने डेल्टा HC निकालना है। लेकिन आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें गिवन है। क्या एक्सपेरिमेंटल चीजें गिवन है? आपने वैसे फ्यूल बर्न कितना किया, कितना फ्यूल इनिशियली था, कितना इनिशियल मैच था 86.27, एंड पे बचा कितना 86 पॉइंट, तो इसका मैच बताओ ना पहले मुझे। 86.27 माइनस 86.06, जी बताओगे जी। 0.21 ग्राम्स आपने बर्न किया, कितना प्रोपेनॉल बर्न हुआ। ओके, एनर्जी रिलीज कितनी हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है MC डेल्टा थीटा। M, एक सेकेंड, डेल्टा थीटा कितना लेना है, 20.2 से 30.9 तक। डेल्टा थीटा इज 30.9 माइनस 20.2, प्लीज बताइए क्या जवाब आता है। हाँ जी, 10.7। ओके, 10.7 हो गया डेल्टा T। C की क्या वैल्यू है, C की क्या वैल्यू होती है, 4.8 नहीं 4.18। ये किस चीज का C बता रहे हैं आप मुझे, किस चीज का C बता रहे हैं आप मुझे बच्चों, किस चीज का C बताया आपने मुझे? पानी का C बताया सर, पानी का C बताया है। ओके, याद रखिएगा पानी का C। अगर आप C पानी का बता रहे हैं, क्यों पानी का C क्यों बता रहे हैं सर? बिकॉज टेम्परेचर तो पानी का राइज हो रहा है ना, बिकॉज टेम्परेचर तो किसका राइज हो रहा है जी जनाब, टेम्परेचर तो पानी का राइज हो रहा है। अब अगर टेम्परेचर पानी का राइज हो रहा है तो मेरी बात को बहुत गौर और तहम्मुल से समझिएगा, मेरी बात को बहुत गौर और तहम्मुल से सोचने समझने की कोशिश कीजिएगा। टेम्परेचर पानी का राइज हो रहा है तो मैथ्स किसका इस्तेमाल करूं? जी भाई जवाब दीजिए। टेम्परेचर पानी का राइज हो रहा है तो मैथ्स भी किसका इस्तेमाल करूं? मैथ्स भी पानी का इस्तेमाल करेंगे ना, तो यस मैथ्स भी पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी का कितना मैथ्स है, पानी का था 100 cm³ पानी,
अगर 100 cm³ पानी होगा तो उसके ग्राम्स भी कितने होंगे? वो भी 100 ग्राम्स ही होंगे। क्यों क्यों 100 ग्राम्स क्यों होंगे? इसलिए कि सर उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर cm³ है। ओके जी, पानी 100 ग्राम था, पानी का टेम्परेचर राइज हुआ। असल में आप प्रोपेनॉल को बर्न करके जो उसमें से हीट पैदा कर रहे हैं, वो हीट आप किसको दे रहे हैं? वो हीट आप पानी को दे रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल एरर होगा इस वक्त। क्यों? क्या सारी एनर्जी पानी में एब्जॉर्ब होगी? एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या सारी एनर्जी पानी में चली जाएगी? कुछ एनर्जी तो लॉस भी हो जाएगी ना। तो जब कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी तो जितना जवाब आना चाहिए था उतना आएगा नहीं, उससे कम जवाब आएगा, उससे कम जवाब आएगा, याद रखना ये। खैर जो भी जवाब आता है, जो भी जवाब आता है, मुझे आप एक बात बताइए, मुझे आप एक जवाब बताइए, एक बात बताइए कि भाई व्हाट इज हैपनिंग, यू नो व्हाट। मैं कह रहा हूँ भैया कि यहाँ पर प्रोपेनॉल को आपने क्या किया? बर्न किया। प्रोपेनॉल के आपने इतना मैस बर्न किया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप चेक कर लें कि प्रोपेनॉल के मोल्स कितने थे, रिमेंबर वो डेल्टा एच तो ऐसे निकालते हैं ना, डेल्टा एच निकालने को हम करते हैं क्या सर? MC डेल्टा थीटा ओवर n। एनर्जी कितनी रिलीज हुई वो तो ये वाली आ जाएगी। ओके, लेकिन मोल्स कितने इस्तेमाल हुए? किसको बर्न कर रहे थे आप? किसको बर्न कर रहे थे आप? जनाब आप एथेनॉल प्रोपेनॉल को बर्न कर रहे थे। जब आप प्रोपेनॉल को बर्न कर रहे थे तो उसके मोल्स कितने थे आपके पास? मोल्स निकालने के लिए क्या तरीकाकार होता है? आपकी मर्जी है, यूनिटरी से करें या फार्मूले से करें। आप ये भी कह सकते हैं सर अगर 1 मोल होता तो 60 ग्राम होता, उसने आपने एमआर सवाल में निकाला हुआ। अब अगर आपके पास पता नहीं 0.21 ग्राम्स हैं तो कितने मोल्स होंगे? x मोल्स होंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कुछ ना कुछ तो जवाब आएगा। 0.21 over 60, 0.21 divided by 60, and the answer would be 3.5 into 10 power minus 3 moles। तो जो आपने एनर्जी निकाली है इसको 3.5 into 10 power minus 3 moles के साथ डिवाइड कर दें तो आपको डेल्टा एच की वैल्यू पता चल जाएगी। जी, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। ये मास इज इक्वल टू, ओके, सुनो भाई, एक सेकंड रुकिएगा बस। जी भाई इधर ध्यान दीजिए। हम ये कह रहे हैं, जरान मलिक पूछते हैं सर ये आपने m की जगह 100 कैसे लिया? जरान मुझे एक बात बताओ, आप ये जो डेल्टा थीटा होता है, ये डेल्टा थीटा होता है, आप डेल्टा थीटा की क्या वैल्यू ले रहे हो? बल्कि जरान मैं आपको ना यहाँ से अनम्यूट करना चाहूँगा, अगर आपका माइक ठीक है तो मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जहरान आपका माइक ठीक है तो खुद को अनम्यूट कीजिए प्लीज। माइक नहीं है यार, ये तो बड़ी मुसीबत है ना भाई। मुझे लगता है मैं जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब ओरली ज्यादा अच्छे से दे सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर राइज हो रहा है, किसका टेम्परेचर राइज हो रहा है? ये बता दो बस, किस चीज का टेम्परेचर किस चीज का टेम्परेचर राइज हो रहा है? जरान बेटा ये जवाब दीजिए, किस चीज का टेम्परेचर राइज हो रहा है? थर्मोमीटर किस चीज में पड़ा हुआ है? यार इतना जवाब तो दो सर। रिएक्शन का, रिएक्शन का भाई यार। डायग्राम नजर आ रही है बेटा? डायग्राम नजर आ रही है? डायग्राम के अंदर ये स्पिरिट लैंप है, इसमें से आग लगी हुई नजर आ रही है। इस आग में से आग किसको मिल रही है? आग किसको मिल रही है?
पानी को नहीं मिल रही, तो पानी का टेम्परेचर राइज हो रहा है ना, तो जिसका टेम्परेचर राइज हो रहा है उसका लेटर थीटा लिया। पानी का ही सी लेना है। किसका सी लेना है? पानी ही का सी लेना है। व्हाट इज पानी का सी? व्हाट इज पानी का सी? बताइए। पानी का सी इज 4.18, वो ले लिया। पानी का ही फिर मैस भी लेना है। किसका मैस लेना है? पानी ही का मैस भी लेना है। पानी का कितना मैस है? 100 cm³ ऑफ वाटर का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब 100 ग्राम ऑफ वाटर नहीं है? क्या इसका मतलब 100 ग्राम ऑफ वाटर नहीं है? तो पानी ही का मैस लिया आपने, बिकॉज टेम्परेचर राइज हो रहा था, मैंने वाटर का नहीं देखा था। ओके, सो जिसका टेम्परेचर राइज हो रहा है उसी का सी होगा, उसी का एम होगा। हीट मैं मानता हूं कि नीचे स्पिरिट लैंप में से निकली है, स्पिरिट लैंप का थोड़ा सा फ्यूल कंबस्ट हुआ है, लेकिन वो हीट किस में किसको गई है, किसको मिली है वो हीट? वो हीट पानी को मिली है। तो टेम्परेचर किसका राइज हुआ है? पानी का राइज हुआ है। तो टेम्परेचर राइज भी पानी का लेंगे, सी भी पानी का लेंगे, मैस भी पानी का लेंगे। यहां से पता चलेगा एनर्जी रिलीज कितनी हुई या एनर्जी पानी ने एब्जॉर्ब कितनी की। फिर मोल्स के साथ जो एडजस्टमेंट है, जो मोल्स वाली एडजस्टमेंट है, वो यस रिएक्टेंट्स के साथ करेंगे कि रिएक्टेंट्स के मोल्स कितने थे। उसके लिए हमें यस एग्जैक्टली रिएक्टेंट्स का हिसाब किताब लगाना पड़ेगा कि सर वो रिएक्टेंट्स का क्या सीन है, कितने रिएक्टेंट्स थे। तो प्रोपेनॉल का कितना मैस कंबस्ट हुआ शुरू में, अगर आप गौर करो तो प्रोपेनॉल का क्या मैस था? इतना था, एंड पे इतना था, दोनों को माइनस किया तो पता ये चला कि प्रोपेनॉल का इतना मैस कंबस्ट हो गया है, इतना मैस कंबस्ट हो गया है। तो जब इतना मैस कंबस्ट हो गया, अब मेरे पास दो तरीके हैं यूनिटरी लगाने के, पता है कौन कौन से? या तो पहले मैं मोल्स निकाल के इधर जाके मोल्स पुट कर लूं, या फिर मैं ये भी तो कह सकता हूं, जरा सुनो भाई, मैं ये भी तो कह सकता हूं, जरा एक काम करो, ये जो 100 इंटू 4.18 इंटू यहाँ पे ये वाली एनर्जी का जवाब बताओ जरा यार। 100 इंटू 4.18 इंटू 10.7, this comes out to be 4472.6 joules. I can make it 4.4726 kilojoules. ओके, इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। लेकिन ये इतनी एनर्जी कब रिलीज हुई है? इतनी एनर्जी रिलीज होती है जब प्रोपेनॉल का 0.21 ग्राम कंबस्ट करता है। जब प्रोपेनॉल का 0.21 ग्राम कंबस्ट करता है, अगर प्रोपेनॉल का 60 ग्राम कंबस्ट हुआ तो कितने किलो जूल्स एनर्जी निकलेगी? क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके से भी किलो जूल पर मोल निकल आएंगे? दो ऑप्शंस थे, या मोल्स निकाल के डिवाइड कर लें या आप मैस और एमआर के साथ ही रेशो बना लें कि जब 0.21 ग्राम इस्तेमाल हुए थे तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई थी। अब अगर 60 ग्राम इस्तेमाल होंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होएगी? उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा एच पता चल जाएगा। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा एच पता चल जाएगा। जी, किसी को प्रॉब्लम है? The answer comes out to be 1277.8 या 0.9 किलो जूल्स पर मोल। लो जी, तो आपने mc डेल्टा थीटा पे डेटा लगाना है उन चीजों का जिनका टेम्परेचर राइज हो रहा है, उन चीजों का जिनका टेम्परेचर राइज हो रहा है। लेकिन 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 क्या? लेकिन ये कि मोल्स उसके लेने हैं जो रिएक्टेंट है। मोल्स किसके लेने हैं सर? मोल्स उसके लेने हैं जो रिएक्टेंट है। जी तो बच्चों, कोई सवाल पूछना पसंद करेंगे या समझ आ गया? कोई सवाल पूछना पसंद करेंगे कि समझ आ गया? कोई हाँ या ना कर दो भाई। नो प्रॉब्लम सर, क्लियर हो गया। ओके जी, सो अब यहां से चलते हैं आगे, यहां से चलते हैं आगे। जो भी इसने किया यहाँ पे, वो कहता है
डेटा बुकलेट ने क्या करना है, डेटा बुकलेट वैल्यू फॉर डेल्टा एच सी ऑफ प्रोपेनॉल इज -2000, आपका जवाब आया -1200 समथिंग। कहता क्यों, ऐसा क्यों है? कहो जी द डिफरेंस बिटवीन दिस वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू इज ड्यू टू द एनर्जी लॉस टू द सराउंडिंग्स। हम तो एक्सपेरिमेंटल डेटा यूज कर रहे थे, जब हम एक्सपेरिमेंटल डेटा यूज कर रहे थे तो सारी एनर्जी तो पानी ने एब्जॉर्ब नहीं की ना, सम एनर्जी माइट बी लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स, जिसको हमने डिटेक्ट ना किया हो, जिसको पानी ने एब्जॉर्ब ना किया हो, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी कम आई हो। खैर जो भी है, खैर जो भी है, यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। जी तो बच्चों, आखिरी मेथड की तरफ जाएं। हमने एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट कर लिया, हमने डेल्टा एच एफ ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट्स कर लिया, हमने डेल्टा एच सी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस डेल्टा एच सी ऑफ प्रोडक्ट्स कर लिया, हमने एम सी डेल्टा थीटा या एम सी डेल्टा क्या बोलते हैं टी करके मोल्स के साथ उसको एडजस्ट कर लिया, मोल्स से या तो डिवाइड कर लिया या मोल्स के साथ उसको एडजस्ट कर लिया। कोई मसला तो हाथ खड़ा करें, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ सब आ रहा होगा। ओके, आखिरी चीज रह गई जी, आखिरी चीज रह गई। एक सेकंड जरा दीजिए, मुझे इसका न्यूमेरिकल चेक करने दीजिए। चलो दोनों ना सही, एक न्यूमेरिकल तो मैं इसका करा दूंगा, बस एक अगर मुझे आप 5-1 मिनट दे दें। आई एग्री 12:30 हो गया, टाइम आपका खत्म हो गया, जस्ट गिव मी लास्ट 5 मिनट्स प्लीज, just last 5 minutes. I'll end up this topic. I will end up this topic. सुनो जी, क्या सिचुएशन चल रही है, हमारा सारा टाइम आपका है, बड़ी मेहरबानी जनाब। वो क्या कहते हैं, हम भी आपके, हमारा वक्त भी आपका। ओके भैया, हेसेस लॉ पढ़ा रहा हूं। हेसेस लॉ में एक स्टेटमेंट है, क्या पहले स्टेटमेंट पढ़ता हूं फिर बताता हूं क्या कहता है जी। दिस लॉ स्टेट्स दैट the enthalpy change, the total enthalpy change of a chemical reaction is independent of the route by which the reaction takes place. The total enthalpy change of a chemical reaction is independent of the route by which the reaction takes place, as long as the initial and final conditions are same. क्या मतलब है इस बात का कि total enthalpy change of a chemical reaction is independent of the route by which the reaction takes place. It means there are some reactions जो कभी डायरेक्ट रूट में होते हैं या क्या पता उनका कोई इनडायरेक्ट रूट होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं रिएक्टेंट्स दिखाए जाएं, दीज आर रिएक्टेंट्स, और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखाए जाएं और आपको कहा जाए ये पहले वाला जो है वो उसका डायरेक्ट रूट है, ये उसका डायरेक्ट रूट है, और आपको कहा जाए नहीं यार एक और भी है, पहले कोई इंटरमीडिएट बनाए, पहले इधर से इधर जाए फिर यहाँ से उधर जाए। अगर ऐसा भी कोई सीन है, अगर ऐसा भी कोई सीन है कि कोई और रूट भी हो सकता है, कोई इनडायरेक्ट रूट भी अगर हो सकता है, तो क्या सीन होगा सर? फिर जो डायरेक्ट रूट की ओवरऑल इंथैल्पी चेंज होगी और इनडायरेक्ट रूट की ओवरऑल इंथैल्पी चेंज होगी, वो दोनों आपस में क्या होंगे? वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्या इस बात में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? If I say there are these reactants which convert into products by this way, or there are these reactants they convert into products, पहले यहाँ से इधर जाते हैं फिर ये चीज उधर जाती है, तो अल्टीमेटली तो आप क्या कर रहे हैं बेटा, जो भी हो रहा हो अल्टीमेटली तो आप यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। आप सीधा सीधा जाएं या फिर यहाँ से घूम के जाएं। सीधा सीधा एनर्जी है डेल्टा H3, घूम के है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, तो कहता है यार डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा H3। What is this? This is the sum of delta H's of indirect route. What is this? This is the enthalpy change of the direct route. कहता है डायरेक्ट रूट की जो इंथैल्पी चेंज है, जहां मर्जी से जो मर्जी करके आओ, आप यहां से घूम कर आ रहे हो, बजाय इसके कि आप यहां चले जाओ किसी और क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स पे चले जाओ।
वहां से आप यहाँ आ जाओ, आप इसको कह दो जी दिस इज डेल्टा एच एक्स, इसको कह दो डेल्टा एच वाई। तो लेट मी टेल यू, और ये डायरेक्ट हो जाएगा। एक और इनडायरेक्ट रूट बनाते हो तो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच वाई। आप डायरेक्ट रूट की बात करो, इनडायरेक्ट रूट की बात करो, इस इनडायरेक्ट रूट की बात करो, जो मर्जी है करो, the enthalpy change of a chemical reaction is independent of the route by which the reaction takes place. अगर वो डायरेक्ट रूट के थ्रू होता है या वो इनडायरेक्ट रूट के थ्रू होता है। सर जैसे वो वेक्टर्स रिजॉल्व करते हैं एग्जैक्टली क्या आप वेक्टर्स में पहले यहाँ से यहाँ जाओ, फिर यहाँ से यहाँ जाओ, या फिर आप क्या कहो, या फिर आपको सर जी यहाँ से डायरेक्ट वहाँ चले जाते हैं। तो बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट तो सेम हुई ना, यहाँ से वहां जाएं फिर यहाँ से वहां जाएं या सीधा सीधा यहाँ से वहां जाएं, नेट डिस्प्लेसमेंट तो सेम हुई ना। तो कहता है इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज ऑफ द डायरेक्ट रूट ऑफ द रिएक्शन is equal to the sum of the enthalpy changes of the indirect route of the reaction. In other words, the net enthalpy change of a reaction is what the net enthalpy change of a reaction is independent of क्या, is independent of the route by which the reaction takes place. Net enthalpy change of a reaction is independent of the route by which the reaction takes place. क्या आप इस लॉ को समझ जाते हैं? क्या आपको इस हेसेस लॉ की समझ आ गई है? अच्छा, जब आपको इस लॉ की समझ आ जाए तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका कहते हैं जी हेसेस लॉ अप्लाई करने के लिए वी शुड बी एबल टू ड्रॉ एनर्जी साइकिल्स. We should be able to draw energy cycles for any reaction using the given data and apply Hess's law to find the enthalpy changes of any step of a reaction. क्या होता है सवाल में? अक्सर क्या होगा सवालों में? अक्सर क्या होगा, कुछ डेटा गिवन होगा, आपको कोई साइकिल वाइकल सी बनानी पड़ेगी, आपको कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूट डिजाइन करना पड़ेगा, और जब आप वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूट डिजाइन कर लेंगे या अगर आप कोई एनर्जी साइकिल्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो फिर आपको जो भी पता है जो नहीं पता आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या पता है क्या नहीं पता. जी तो बेटा इस बात में किसी को मसला है क्या? एक काम ना करें, एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल्स जो हैं इसके वो कल के लेक्चर में कर लेते हैं. इस हेसेस लॉ से रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल है 2 पेजेस हैं, ठीक है, वैसे ही कल करा लूंगा इसको. कल भी आपकी इसी तरह दिन को भी क्लास होगी, कल भी आपकी दिन को भी क्लास होगी और रात को क्लास भी होगी, ठीक है. अगले दोनों दिन, कल भी दिन में भी क्लास है, रात में भी है, परसों भी दिन में भी क्लास है, रात में भी क्लास है, ठीक है बेटा. इस बात में किसी को मसला तो नहीं? एनीवन? ठीक हो गया जी. सो सेम टाइम, यस एग्जैक्टली, कल दिन में भी 4 बजे से 6 बजे, दिन में भी 4 बजे से 6 बजे, और रात में भी उसी टाइम पे जो क्या कहते हैं 10 से 12:30 बजे तक, ठीक है. अभी मैं क्या करता हूँ, आपको देता हूँ छुट्टी, ठीक है, और